नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां एफपीआरटी के लिए, जोरदार तालियां आपने लिए, जोरदार तालियां अपने प्रोफेशन के लिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो एनर्जी लेवल मैं आपका देख रहा हूं, मजा आ गया सर। आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सरस्वती वंदना के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उसका ध्यान करते हुए सरस्वती वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुप्रभा सामता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। दोस्तों, मैं देख रहा था कि जो लोग काम कर रहे हैं, किसी भी फ्लो में काम कर रहे हैं, और किसी का टारगेट अगर जिंदगी का है तो उस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मौत का इंतजार करना चाहिए या मौत खुद आती है? मौत खुद आती है। आप और मौत के बीच में श्वासों का ही फर्क है। हर चीज की तैयारी है। एक बार बंदा मरा, उठाने वाले तैयार खड़े हैं। कहीं से पैदा तो नहीं करने, खड़े हैं ना तैयार। आपको शमशान घाट लेके गए, वहां लकड़ियां तैयार हैं, नए पेड़ तो नहीं उगाने। वहां जो जिस जगह में आपको दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, वो जगह भी तैयार है। सब चीजें, कोई जगह तो खरीदनी नहीं, सब चीज तैयार है। और वो लोग जिनके लिए आप सारे गलत काम करते हैं या ठीक काम करते हैं, वो भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखते आपको, चाहे कितना भी कोई कितना प्यारा हो। तो जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे आपकी आत्मग्लानि, आपको हमेशा अपनी नजरों में ही आप गिर जाओ। आदमी कहीं से भी गिर के उठ सकता है, अगर अपनी नजर से गिराना, वो कभी नहीं उठता। तो दोस्तों, कभी भी कोई काम करो ऐसा अपने जहन में, हमारी आत्मा एक बार जरूर बोलती है ये सही है या गलत है, वो काम ऐसा कोई नहीं करना। आपको अपने आप को एनर्जेटिक फील करना है तो कभी अपने आप को गरीब नहीं मानना। कभी आपको गरीब कब मानते हैं हम अपने आप को? जब हम दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं। वो ऐसा है क्योंकि आप जितना भी पैसा कमा लो, हर आदमी एक पैसे की दौड़ में भाग रहा है, ये कमा लूं। आप जितना भी कमा लो, आपसे अमीर कोई ना कोई बैठा है। और अगर आपने सबसे ज्यादा पैसा कमा भी लिया, कि कोई आपसे शान में ऊपर होगा, कोई रिस्पेक्ट में ऊपर होगा, कोई ओहदे में ऊपर होगा, फिर भी जिसने अपने आप को लेसर महसूस करना है, वो करेगा ही करेगा, वैसे ही करेगा। कोई हेल्थ में ऊपर होगा। आपको अगर अपने कंपेयर करना है तो खुद से ही करना है। आप नेक्स्ट हर दिन अपने आप को 1% भी इंप्रूव करते हो तो 30 दिन के बाद 30% इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगा। और हमेशा एक एनर्जी रहेगी, कल से बेटर है, कल से बेटर। कभी भी, मतलब हमारे अंदर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या चलते हैं, उनके जैसे हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उनके की वाले वर्ड्स बाहर हैं। कोई भी बटन दबाता है, वही चीज आती है कंप्यूटर में। सारा कुछ तो कंप्यूटर में है, लेकिन जब तक बाहर से बटन नहीं दबाएगा कोई, इसको क्या बोलते हैं, हमारी ड्राइविंग फोर्स हमारे अंदर नहीं है। कोई अगर पुश करता है तो हम चलते हैं, नहीं तो हम नहीं चलते हैं। आपके की बटन आपके अंदर हैं या बाहर से कोई पुश कर रहा है। आज इतना बेहतरीन सेशन जा रहा है, ये लोगों की डिमांड इतनी आ रही है कि फिजिकल सेशन होना चाहिए। तभी एफपीआरटी ने डिसाइड किया कि ये सेशन होंगे, और इसके लिए एक मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है। और आज के स्पीकर संजय सिंघल जी, मतलब एक ब्रांड हैं अपने एरिया में, और ब्रांड की तरह काम करते हैं। जहां ये खड़े होते हैं,
हफ्ते इनका कहीं ना कहीं किसी 5 स्टार में 7 स्टार में शो होते हैं, जहां पे सारे लोग पब्लिक खुद आती है और वहीं से ही एक स्टेज से ही वो करते हैं। और इन्हीं दिनों में इन्होंने 3-10-10 करोड़ की पॉलिसी सेल की है। एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए। दोस्तों, 3 चीजें हैं हमारी जो सक्सेस में हमारी सबसे बड़े एनिमी है। एक तो हमारा कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से हम निकलना ही नहीं चाहते। अब पता है फिजिकल सेशन के लिए यहां आना है, थोड़ा तो दम लगेगा, लेकिन हम उस कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आना चाहते? हमें पता भी है हम फिजिकल सेशन में जाएंगे, हमारे को बहुत कुछ मिलने वाला है, फिर भी हम, इसका मतलब हम इंप्रूवमेंट चाहते ही नहीं अपने अंदर, इसलिए हम फिजिकल सेशन में आ ही नहीं रहे। फिजिकल सेशन ज्वाइन करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते। और दूसरा, हमने अपने आप को विश्वास दिला रखा है, ये तो संजय सिंघल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कहां से करूंगा यार 5 स्टार में 7 स्टार में मीटिंग? अरे आओगे, सीखोगे, तभी तो कुछ करोगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है, हमने जिंदगी में हमेशा हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। जिंदगी में हमेशा हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। कुछ भी बड़ा करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है क्या? अपने जहन में एक चीज उतार लो, कुछ भी बड़ा करना है ना, उसके लिए टाइम भी लगेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आज की शेयरिंग के लिए आमंत्रित करूंगा, जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं दुबे जी से रिक्वेस्ट करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से दुबे जी को आगे बुलाएंगे। दुबे जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नवीन दुबे है, ब्रांच 12F, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भुवन बिश जी हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे आए। और मुझे सबसे पहले मैं FPRT का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में FPRT का बहुत बड़ा योगदान है। मैं रेगुलर, जब से FPRT है, मैं FPRT का फाउंडर मेंबर हूँ, और जब से FPRT लगी तब से मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, और आज जो भी हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान है FPRT का। एक बार FPRT के लिए मैं चाहता हूँ जबरदस्त। और हमारे आज के जो स्पीकर हैं, मतलब इनको मैं बड़ा सुनने के लिए बहुत ही इच्छा से यहाँ पे आया हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारा काम था, लेकिन मैं कहा आज संजय सिंघल साहब आ रहे हैं तो आज का सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि जो चीजें हमने देखी हैं, हम लोग काफी साथ में, जिस तरीके से सर ने काफी हद तक कितना बड़ा डेवलपमेंट अपने अंदर किया, तो यही सारी चीजें हमें यहाँ से कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और आज सोचिए 10-10 करोड़ के प्रपोजल सर जो है, एक महीने में 3-3 प्रपोजल, इस तरह से, मतलब सोचिए ये कितना जबरदस्त सेशन है जो हमें यहाँ मौका मिलता है चीजों को सीखने का, और दूसरा ये कितना बड़ा स्टेज मिलता है कि हमें शेयरिंग करने का। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं अपने आप को भी कमिटमेंट करता हूँ कि मैं हर दिन हर क्लास में कुछ न कुछ शेयर जरूर करूं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, भले ही कोई, क्या हम लोग पूरे हफ्ते में एक ऐसा कोई ये काम नहीं करते, ये एक लाइन यहाँ के बोल सके कि हमने पूरे हफ्ते में ये काम किया, कहने को हम लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि जरूर कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें कि हम यहाँ की अपनी बातों को रख सकें। ये फिजिकल सेशन जब से हो रहा है, मैं सैटरडे को, मतलब जिस दिन सेशन होता, सोचिए कि सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ आके तैयार हो जाते हैं पूरा अपने ऑफिस बैग के साथ, हम अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और मैं अधिकतर सैटरडे संडे में, सैटरडे के दिन मेरी कम से कम 3-4 मीटिंग 5 मीटिंग हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम सुबह 8 बजे तैयार होकर यहाँ पे आते हैं, तो बहुत बड़ी एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी हमें मिलती है सुबह सुबह तैयार होकर आना। बाकी दिनों में देखिए, आप अपना रूटीन खुद ही चेक कर सकते हैं कि क्या 8 बजे हम लोग तैयार हो जाते हैं क्या। थैंक यू सर। पिछले वीक में मेरी 15 मीटिंग हुई है जी, 15 मीटिंग, और उसमें से अभी 2 मेडिक्लेम बिके और 1 LIC पॉलिसी बिकी है, और 5 मीटिंग ऐसी है कि काफी पॉजिटिव है, जिसमें से मुझे लगता है कि अगर वो होगी तो 1 लाख रुपए से नीचे का प्रीमियम नहीं होगा, इससे ऊपर का ही प्रीमियम होगा। और अधिकतर इसका सबसे बड़ा योगदान है सैटरडे यहाँ पे आना। और मतलब पिछले सैटरडे को ही मेरी 3 मीटिंग तो केवल सैटरडे को हुई थी, और बाकी 3-4 मीटिंग संडे को हुई थी। तो थैंक यू सो मच, और इस FPRT टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं, जो कंटेंट हमें यहाँ से मिलता है, बहुत सारे ट्रेनिंग में हमें 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का सेशन देने के बाद वो कंटेंट नहीं मिलता है।
जो हमें यहाँ पे आके कंट्रीब्यूटरी बेसिस पे जो हमें मिल रहा है। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि यहाँ फिजिकल सेशन में आए और जो चीज़ें मिल रही यहाँ पे उसको एटलीस्ट इंप्लीमेंट करें। मैंने अभी रास्ते में सर यही चर्चा कर रहा था कि एटलीस्ट हम पूरे सेशन में हम पॉइंट को नोट करके और आपस में चर्चा करके और यहाँ पे आके बताएं कि पिछले सेशन का हमने जो है यहाँ पे स्टार्ट, पिछले सेशन में के एम शर्मा साहब ने एक बताया था कि लेटर डालने के लिए, तो हमने किया नहीं कि, लेकिन हमने ये कमिटमेंट किया कि आज हम वो लेटर हेड बना के और कम से कम 2 घरों में 5 घरों में जहां लगता है उस पे हम इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और आज संजय सिंघल साहब जो भी बताएंगे उसमें से 1-2 पॉइंट हम नोट करके उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, अगले सेशन में आके बताएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया दुबे जी, बहुत बढ़िया। ये तो आपने सच बोला है कि फिजिकल सेशन में आने से पूरे हफ्ते की एनर्जी मिलती है और हम पूरा एनर्जेटिक रहते हैं। और जो भी लीडर यहाँ आता है उसके पूरी जिंदगी का उसका क्रक्स 1 घंटे में बता के जाता है, और उसमें से जब भी वो कामयाब है तभी यहाँ आता है और कामयाब है तभी उसके पास पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों ऐसे ही मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं कि हम थिंक एंड ग्रो रिच जो है, और त्यागी जी ने भी हमारे को पढ़ाया था, मैंने उसमें से 12 पॉइंट नोट किए थे, आपके लिए भी वो अच्छे होंगे, वो पॉइंट्स आप भी नोट करो। नंबर 1 पॉइंट है उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे आसपास सिचुएशन जैसी भी है। हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव तो रख सकते हैं ना। एक है कि उसमें नहर में नौका चल रही थी, एकदम तूफान आया, हम तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी नौका को एडजस्ट तो कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में उसका हमने वो रखना है, डायरेक्शन मूवमेंट रखना है, उसको तो हम कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टोन, हाँ, वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, बट वी कैन एडजस्ट आवरसेल्फ। दूसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसी के हाथ में नहीं, हमारे खुद के हाथ में है, बी हेल्दी। हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि 18 घंटे एनर्जेटिक कैसे रहें। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोना है, लेकिन बाकी टाइम क्लाइंट बुलाता है नहीं बुलाता है, लोग खुद से पूछें सामने से आप करते क्या हो भाई, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो। आपको अपना फूड का ध्यान रखना है, अपना एक्सरसाइज का ध्यान रखना है और अपने विचारों का ध्यान रखना है। जो विचारों से ही हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, फीलिंग से ही हमारा बिहेवियर बनता है, तो अपने विचार स्ट्रोंग रखने। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकम पीपल फ्रेंडली। आप ऐसे बन जाओ हर के दोस्त, और सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी आपके अपने ऑफिस से। आपके ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपके लोग, उनको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि उनको भी लगना चाहिए कि काम करने में उनका खुद का भी भला है और ऑफिस का तो है ही है भला। 4th पॉइंट, फ्री फ्रॉम फियर। आप फियर से बिल्कुल फ्री हो जाएं। वो कैसे होगा? फियर इटसेल्फ सेज। फियर की डेफिनेशन क्या है? कोई बताएगा फियर की डेफिनेशन? फॉल्स एविडेंस एक्सेप्टेड रियल। जितने भी मतलब फियर है, डर है, हमने फालतू के डर पकड़े हुए हैं अपनी जिंदगी में। ये हो जाएगा, यूं हो जाएगा, क्या होता है क्या वो? उसको सही समझ लिया हमने। आपने उस फियर से अपने आप को अलग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बी होपफुल अबाउट सक्सेस। अपनी सक्सेस के लिए हमेशा होपफुल रहना है। एक सकारात्मक रवैया अपने अंदर आपने रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है फेथ। फेथ एक तो खुद में अपने आप अंदर फेथ रखना है, और एक यूनिवर्सल के कुछ प्रिंसिपल हैं। जो काम दुनिया के लिए हम करते हैं और उनकी भलाई के लिए करते हैं, परमात्मा हमारे लिए भी बहुत कुछ करता है। तो ये प्रिंसिपल रख के जब आप अपने काम पे चलेंगे, हमेशा आप आगे ही बढ़ेंगे। और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे फील्ड का है, देने की भावना। हमेशा देने की भावना होनी चाहिए, किसी से लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। जब देने की भावना होगी तो एक निर्माण होता है आपके अंदर भी कि मैं देने वाला परमात्मा ने बनाया। एक पॉवर्टी का भाव नहीं आता अपने अंदर, एक रिचनेस का भाव आता है। 8th हार्डवर्क। हार्डवर्क सब कर रहे हैं, लेकिन कई लोग अपने अंदर दरिद्रता का भाव रख के हार्डवर्क करते हैं। वो दरिद्रता का भाव नहीं रखना। हार्डवर्क करना है, प्रेम पूर्वक हार्डवर्क करना है। 9th हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, क्लोज माइंडेड नहीं रहना। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं हो सकता,
ऐसा आपने नहीं सोचना। जो भी कोई काम मिले आपके लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमेशा ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट करना है। 10th सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि सेल्फ डिसिप्लिन। हार्डवर्क के बाद है ओपन माइंड। ओपन माइंडेड रहना है आपको। और 10th है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर आत्म अनुशासन। जो कि कोई किसी के कहने से चलता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जब आपके अंदर आत्म अनुशासन होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, तब आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। चिंता करनी है तो अपनी ही करनी है और किसी की चिंता नहीं करनी है। 11वां हमारे प्रोफेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर सिचुएशन। हमेशा सामने वाले के जूते में पांव रख के देखो उसकी सिचुएशन क्या है। जो उसकी सिचुएशन होती है, अगर वैसे आप उसको सोल्यूशन दोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और 12th सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस एंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सक्सेस एंड सिक्योरिटी हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सीखोगे आप अपने लिए, उतना ही अपने क्लाइंट को सिखा पाओगे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इसके बुक के लिए। अब मैं बिस जी को आगे बुलाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बिस जी के लिए। थैंक यू डैंग साहब और एफपीआरटी का हार्दिक धन्यवाद ये मोमेंटम तैयार करने के लिए। दोस्तों, मैंने एक ही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कि एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। आप एफर्ट जितने मर्जी कर लो, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं सब झूठ है, बेईमानी है, मक्कारी है। आप यहाँ बैठे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बेकार है। अगर सिंगल साहब आपको एफर्ट्स करने के बाद रिजल्ट्स अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो सिंगल साहब की एफपीआरटी की मेहनत जो है वो बेकार है। तो एफर्ट्स के बाद अगर रिजल्ट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आप ध्यान करो। वो कब होगा? जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। मेनली क्या होता है कि हम लोग कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में अपना दिमाग भिड़ाए बैठे हुए हैं, सब में टक्कर मार रहे हैं, म्यूचुअल फंड, हेल्थ, इसमें उसमें इसमें उसमें। मगर होता क्या है, उससे हमारा ठीक है फाइनेंशियल प्रोफेशनल तो बढ़ता है, मगर क्या है कि सगा आपको एक ही बाप का होना पड़ेगा और वो नक्की आपको आज करना है। टाटा के भी 100 कंपनियां हैं, मगर ध्यान वो 2 या 3 में ही देता है। टीसीएस उसका 80% बिजनेस टीसीएस से आता है, बाकी तो सब चिल्लर है उसके लिए। आप कहीं इस घमंड में मत रहना। टीसीएस मेन उनका कोर बिजनेस है। टाटा टीसीएस पे या 1-2 और बिजनेस है उस पर कोर पे ध्यान देता है। तो हमें भी टाटा की तरह बिहेव करना है कि हमारे पास इतनी सारी कंपनियां हैं, मगर हमें सगा एक बाप का होना है। वो है LIC ऑफ इंडिया। 35% पे फोकस करोगे, बाय डिफॉल्ट अपना आप आएगा। उसका कारण क्या है दोस्तों? कारण भी बिल्कुल सिंपल है। क्लाइंट, अगर मेरे पास एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का मैं फंड मैनेज कर रहा हूँ, अब मैडम 5,000 रुपये पर मंथ का फोकस करे, तो क्लाइंट किसको पूछेगा? डेफिनेटली। तो सेम वही है कि भाई 35% अगर मैं कमा रहा हूँ पार्टी से, तो मेरा भी टिकट साइज उसके पास बहुत बड़ा होगा, तभी तो मेरे को 35% भी मिल रहा है ना उसका। अब मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, तो वो इंश्योरेंस में ही पॉसिबल है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, सर ने कहा है कि बुरा और भला, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। आपको लगता है ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उसका एक रामबाण तरीका ये है। आपको लगता है ये आपने कोई काम किया और ये अच्छा काम है, तो उसको चेक करने के लिए आप अपने परिवार में माता पिता से पूछो, बोलो कि जी आज मैंने ये काम किया। अगर वो आपको अप्रिशिएट करें, वो अच्छा काम है, और आप झिझक रहे हैं उनको बोलने में, तो यानी आपने बुरा काम किया है। सीधी सी बात है, इसका कोई और दूसरा रूल नहीं है। कोई कहे जी अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छा काम किया अपने पेरेंट्स को, बच्चों को बताओ बेटा आज मैंने ये काम किया है। अगर वो कहे अच्छा काम किया है और आप बताने में नहीं झिझक रहे हो, यानी वो अच्छा काम है। ये फार्मूला है। बुरे काम का फार्मूला आपको पता ही चल गया कि आपने बुरा काम किया है, गलत काम किया है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, इट मीन्स उसकी डेफिनेशन बुरे काम की। ये डेफिनेशन है बुरे काम की और अच्छे काम की, सिंपल सा। दोस्तों, उसके साथ साथ मैं अभी एफपीआरटी के पीछे सेशन में गया, उसके बाद जो मेरे पास आउटपुट आया 40 लाख का, मैंने एक सिंगल प्रीमियम लेके आया हूँ जीवन शांति में। तो थैंक यू एफपीआरटी और KM सिंह जी और बाकी डैंग साहब। हाँ, टोटल 1 करोड़ के करीब लाए। तो दोस्तों उसमें थ्योरी बिल्कुल क्लियर है कि आपका पार्टी का जो टिकट साइज जिसका बड़ा होगा उसी को बार बार पूछेगा। मगर आपने अपने प्राइवेट सेक्टर से, जो और लोग बदमाशी वाले काम करते हैं, मैं तो इनको चोर कहता हूँ,
सीधी सी बात है, माने ना माने हैं, उनको काउंटर करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा पार्टी गया उनके पास, HDFC वाले भी, ICICI वाले, पता नहीं कौन कौन लोग, ब्रांच मैनेजर हूँ जी, मैं ये हूँ जी, वो फला ढिंगना, सब प्रेजेंटेशन दे करके ओके। मैं कहा सर कोई बात नहीं, मुझे भी बुलाया गया वहाँ पे, मैं गया वहाँ पर, तो मैंने कहा सर आप छोड़िए, मैं भारत सरकार की चीज़ आपको गारंटीड देता हूँ, इनसे ज़्यादा रिटर्न देता हूँ और बेस्ट देता हूँ, और ये आपको कभी नहीं बताएंगे वो चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। मैं गया उनके पास सीधा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल का है एजेंसी, कोई भी कभी भी ले सकता है, जिसको एजेंसी लेने की पोस्टल के कहते हैं नहीं मिलती है, मैं कहता हूँ मिलती है, आपको कब लेनी है बता देना, वो भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पार्टी ने कहा, मैं कहा सर आप सीधा सा है, वो पार्टी थोड़ा सा रिजर्व माइंड की थी, सेफ्टी माइंड की थी। मैंने किसान विकास पत्र बताया, मैंने कहा 10 साल 2 महीने में सीधा डबल हो जाता है, भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है आपको। वो समझ गए पार्टी, उन्होंने तुरंत 20 लाख का मुझे चेक काट करके दिया। कहते भाई साहब ये लोग क्यों नहीं बताते? मैं कहा सर सिंपल सी बात है, ये 20 लाख रुपए कोई और एडवाइजर ले जाएगा, सीधा 50-60 हज़ार रुपये कमीशन आएगी जेब में, यहाँ मैं 20 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, मेरे को मिलना ही 1,500 रुपये है। कहता आप इतने छोटे टिकट साइज पे क्यों काम कर रहे हैं? मैं कहा सर देखिए आपका भला होगा तो मेरा भला करने वाला तो ऊपर वाला बैठा हुआ है। ओके जी। फिर दूसरे 1-2 दिन के बाद फिर बात हुई कि भाई साहब 40 लाख रुपए और कहीं इन्वेस्ट करना। मैं कहा कि कोई बात नहीं, RBI बॉन्ड में आइए आप, 1 करोड़ पड़ा होता उसके पास। मैंने आइए आप RBI बॉन्ड में। RBI बॉन्ड का मैंने उनको बताया कि सर 7 साल की स्कीम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको लिख करके गारंटी देगा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की, हर 6 महीने में आपको ब्याज मिलेगा और 7 साल बाद जिस बैंक से आपने चेक दिया उसी बैंक में अपना वापस आ जाएगा। क्लियर, चैप्टर क्लोज। उसने 40 लाख का चेक काटा, वो भी ओके हो गया। अब कहें जी और क्या? मैं कहा सर गारंटी की एक और चीज़ है हमारे पास, मैं आता हूँ। अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो ही गया है, तो मैं कहा सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए? तो कह रहे हैं आप मैक्सिमम कितना दिला सकते हैं? मैं कहा जितना आप सोचते हो सर मैक्सिमम मैं उतना दिला सकता हूँ। सीधा गया, 5 साल के डेफरमेंट पीरियड में जीवन शांति बताई। मैंने कहा सर अभी तो आपके वो काफ़ी पैसा आया, पेंशन भी आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता अभी आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, और ऑलरेडी हमने रेगुलर इनकम में RBI में हमने डाला हुआ है और आपकी रेंटल इनकम भी अच्छी खासी आ रही है, तो आपको 4-5 साल बाद एक रेगुलर इनकम गारंटेड चाहिए। कह रहे कौन सा प्लान? मैंने जीवन शांति उनको बताया। उसके बाद 40 लाख का चेक उन्होंने फिर मुझे काट करके दिया। तो दोस्तों ये है आपका कि जब तक आप सारी थोड़ी नॉलेज नहीं रखोगे तो आपके साथ होगा क्या, जैसे दूसरे एजेंटों के साथ हो रहा है। तो थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। लाइसेंस किस कंपनी का आपको चाहिए, सब मिलता है। आपके पास लाइसेंस नहीं तो किसी के साथ एसोसिएट करो, क्या दिक्कत है। और फिर दूसरा एक काम मैं दोस्तों हर बार करता हूँ, जिस भी क्लाइंट के पास जाता हूँ उनका सारा का सारा लॉकर खुलवा करके, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट है उनकी, चाहे पोस्ट ऑफिस में RBI बॉन्ड है, कुछ भी है, सर टेबल पर रखो, फोटो खींचिए, HDFC ICICI और अपने स्टाफ को भेज दिया, भैया इसकी फाइल मेंटेन करके रखो। सबकी फाइलें बनी हुई हैं, बस कभी भी है कि आपने फाइलें खोली, रिव्यू किया, कहाँ पर इसको गाइड करना, सर आपका पोस्ट ऑफिस का मैच्योर हो गया, सर ये हो गया है। क्यों? क्योंकि हम तो क्या करते हैं, अपना ही डाटा कैरी करके चल रहे हैं। हमने अपना डाटा कैरी नहीं करना है, वो तो है ही हमारे पास। हमने तो वो वाला डाटा कैरी करना जो हमारे पास नहीं है, उसी पे तो खेलना हमें। तो आज की डेट में हम देखें तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 1,500-2 हज़ार पॉलिसी बॉन्ड्स जो पार्टी के हैं उनके पिक्चर्स हैं, फोटो है मेरे पास, कब मैच्योर हो रही, सारा डाटा है, सब कुछ, कब उनको पैसे की ज़रूरत है, ये है। तो दोस्तों आप अपने डाटा पर मत खेलिए, आपके पास जो दूसरा डाटा है उस पर भी आप लोग प्ले करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने डाटे पे ही काम करोगे तो वो तो कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है कि आपके पास उनका डाटा भी होना चाहिए। तो आज से आप जिस भी क्लाइंट के पास जाएँ, कैमरे से तुरंत सबसे पहले उनका जो डाटा है, पोस्ट ऑफिस का हो, म्यूचुअल फंड का हो, कुछ भी हो, क्लिक करके अपने पास, और उस डाटे को आगे आप प्रोसेस करें और उसके हिसाब से आगे काम करें, तो तरक्की तय है दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू बेस जी, थैंक यू। यहाँ इस प्लेटफॉर्म की एक खासियत है, जो लोग आते हैं सब दिल से बात करते हैं। ये तो पहले क्या होता था, हम छुपाते थे कि ये बात ना बताएं, शायद मेरी ये इस बात से मेरे को जो पॉलिसी मिली है सामने वाले को ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सब लोग दिल से बात करते हैं कि मेरा भला हुआ है, सामने वाला का भी होना चाहिए। और जब ये फीलिंग रहती है ना तो जरूरी सबका भला होता है। आप बोलना चाहते हैं? 1 मिनट, आइए, जोरदार तालियां। माई सेल्फ पुनीत जैन, थैंक यू FPRT, जो हमें सिखाती है डे बाय डे, हमें ग्रो करना सिखाती है लाइफ के अंदर। FPRT ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे कि संजय भैया हैं, सुनील भैया हैं, अतुल जी हैं, इनके साथ रह के हो सकता है हम भी एक दिन COT बन जाएं, TOT बन जाएं। साथ लगे रहने का फायदा है। मेरिंग शेयरिंग सेल्स की नहीं है। एक परसों एक मेरा क्लाइंट था, क्लाइंट क्या घर वाले क्लाइंट ही हैं, उनसे मैंने पॉलिसी सेल करी थी
मार्च में 31 मार्च से पहले जीवन लाभ दी थी। उनके 2 बेटे थे, 80-80 लाख का सम इंश्योर्ड बेचा था उनको मैंने। तो 2 महीने पहले मैं सारा काम करते, जनरल इंश्योरेंस सारा काम करते हैं उनका, देखते हैं हम। तो मैं, उनके 5 भाई हैं, तो मैं गया वहाँ पे ऑफिस में, कुछ चेक लेने थे मेरे को। कहते पुनीत आइयो। मैं ठीक है जी। कहते एक बात करनी है, बाकी एजेंट आते हैं कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। मैं अच्छा ठीक है, करते हैं बात बाद में। मैं जल्दी में था, मैं निकल गया। तो लकीली कुछ गाड़ी के इंश्योरेंसेस थे, तो मैं परसों उनके पास गया। कहता पुनीत भैया से होके मेरे पास आइए ज़रा। मैं ठीक है, आ जाता हूँ आपके पास में। मैं बैठा। कहता यार बाकी कुछ दे के जाते हैं। मैं क्या दे के जाते हैं आपको? क्या 30-35% दे जाते हैं। तू घर का आदमी है, जो तूने करना कर दे। मैं ठीक है जी। मैंने अंकल आप ये बात मुझसे अगर पॉलिसी लेने से पहले बोलते ना तो वो अच्छा होता, आपको समझाया जाता आपको मैं। कहता आप क्या दोगे? मैंने हम कुछ नहीं देंगे। पहले मेरी शक्ल देखे, फिर कहता यार बच्चों के खर्चे निकल जाएंगे। मैंने कहा बच्चों के खर्चे निकालने की बात कर रहे हो आप? कितना चाहिए बताओ? जितने पैसे दिए सारे दे के जाऊँगा आपके पास में। कहते नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा हम किसके बच्चे हैं? मैंने आपके बच्चे हैं या नहीं है? कहता हाँ आप मेरे बच्चे हो। मैं हमारे खर्चे की जिम्मेवारी किसकी है? मैंने आपकी है या नहीं है? कहता हाँ मेरी है। चुप हो गए एकदम से। फिर मैंने कहा आपकी बात चल रही थी, मैंने नहीं करी, दूसरे एजेंट ने करी, लैप्स पॉलिसी थी आपकी। मैंने ब्रांच के बाद डिवीज़न गया, अप्रूव कराया, केस आपके रिवाइव कराया। मैंने कोई चार्जेस लिया आपसे? कहते नहीं लिए। मैंने कहा जो मैंने करी उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, जो नहीं करी उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो इसी बात पे सर बात टल गई। बहुत बढ़िया पुनीत। मैं तो कई एजेंट मिलते हैं तो पूछते हैं, उनसे पूछो क्या कमीशन देना पड़ता है? नहीं, अपनी जेब से तो कुछ नहीं देते, जो मिलता है वही दे देते हैं। तो मतलब तुम्हारी जेब में क्या आया भाई? कह रहा अपनी जेब से कुछ नहीं देते, हम तो वही देते हैं। और 1-2 तो ऐसे दोस्त मिले, वो कह रहे हमने CLI बन गए। क्यों बन गए? कह रहे यार कंपटीशन बहुत है मार्केट में। 35 में क्लाइंट मानता ही नहीं था, तो वो क्लिया वाला भी दे देते हैं उनको। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई। अगली शेयरिंग के लिए मैं बुलाऊंगा भैया को। अपना आगे इंट्रोडक्शन भी दिया करो, आपका नाम क्या है, ब्रांच कौन सी है, ताकि सब लोगों को पता लगता है। हाँ वेलकम सर, जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमन मजुमदार है, ब्रांच 123 आदर्श नगर। मैं डेवलपर ऑफिसर है श्री लव कलरा जी। अब काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि स्टेज में आना नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से आनी है कि भाई डर है, स्टेज फियर तो है। अनुमिन जी ने आज कमिटमेंट कराया कि भाई आपको जाना है, कुछ बोलना है, खड़ा होकर कुछ ना कुछ तक बोल ही दोगे आप। तो इस चीज़ में थैंक यू सर, आपने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और जहाँ तक बात है FPIT की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं अभी। और जो भी ग्रोथ हुआ FPIT की वजह से हुआ। और जो PG के क्लास है ये होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो हम लोग जो भी एटलीस्ट घर से बाहर तो निकल रहे हैं, बहाने सुबह मॉर्निंग इतना अर्ली कौन बाहर निकलते हैं। और दूसरा है कि अभी एक एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, एक क्लाइंट है जो उन्होंने 4 पॉलिसी सरेंडर करा दिया था। 8-9 साल चला है, अब मुझे पता भी नहीं चला। और फिर मैंने देखा सरेंडर करा दिया, कोई बात नहीं। फिर बातचीत बंद हो गई थी काफ़ी दिन से, कोई मिल नहीं रहा था, मतलब फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो अभी उनका जो 1 महीना पहले के बाद फादर की डेथ हो गया था, तो गवर्नमेंट जॉब में अभी 2-3 साल जॉब है उनका। तो मुझे फ़ोन किया, ऐसे बात है, मैं चला गया। मैंने कहा कौन जो पॉलिसी था उन्हें उठाया, मैंने 7 दिन के अंदर क्लेम दिला दिया। मतलब बहुत बढ़िया, उन्होंने तुरंत फिर जो भी एक मेडिक्लेम पॉलिसी कराया, और आगे भी कुछ अच्छा होगा। तो ये भी ये है कि भाई जो कुछ क्लाइंट जो नाराज़ भी है पहले से, पता नहीं क्यों नाराज़ है, पता नहीं चलता बहुत बार, तो उनके टास्क में अगर रहते हैं तो शायद कुछ होगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है लाइफ में, चाहे कोई डेथ क्लेम हो या तो और भी बहुत सारे काम होता। तो इसमें से देखो ये रिजल्ट मुझे मिला है। और भाई बस ये, हालांकि बहुत कुछ है कहने को, लेकिन काफ़ी लोगों को मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर, आपने आज आए मौका दिया, थैंक यू सर। एक लास्ट शेयरिंग और लेंगे, किसी भाई की और शेयरिंग है तो हाँ आइए प्लीज, जोरदार तालियां। सर नमस्कार, सभी FPIT के गुरुजनों को चरण वंदन मेरी तरफ से। मैं बहरहाल हरदेवपुरी ब्रांच से हूँ, नाम है अरविंद कुमार। शेयरिंग तो मेरी ये है सर कि जब मैंने एजेंसी ली थी, करीब मुझे 12 से 14 साल हो गया एजेंसी लिए हुए, लेकिन 8 से 10 से 12 साल तक तो मैं बस वही 12 केस का ही मेरा वो था टारगेट कि 12 केस करने हैं और अपने एजेंसी को बचाना है। जो भी मेरा करीब साल के अगर 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम लगभग थी, तो बस इतना ही हो पाता था। 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये
थी। लेकिन अभी जब कोरोना टाइम में मेरे एक ब्रांच में ही है, मेरे दोस्त भी हैं वो, और मैं उनको थोड़ा सा अपना सीनियर भी मानता हूँ, कोरपाल जी हैं और ये त्यागी जी हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था कि भाई FPRT के लिए कि भाई FPRT एक मंच है, आप वहाँ पे एक बार आओ हमारे साथ में मीटिंग लो। तो कोरोना टाइम में जूम पे मीटिंग चलती थी ऑनलाइन, तो कोरोना टाइम में लिए मैंने एवरी फ्राइडे को ली, फिर रोज़ भी चलने लगी थी जब लॉकडाउन था, तो मैं रोज़ लेता था। तो मैं इतना मोटिवेट हुआ FPRT से, इतना मोटिवेट हुआ कि मैं जॉब भी करता था, तो करीब 20-25 हज़ार रुपये की मंथ की जॉब थी। तो मुझे लगा यार 20-25 हज़ार रुपये में कुछ होना नहीं है, तो मैंने जॉब को भी रिजाइन कर दिया। और अभी ये लगाओ आप, कोरोना टाइम से मैंने काम स्टार्ट किया है एक तरह से LIC में, जो मेरा एक मोटिव बनाया है या मुझे आनंद आया LIC में काम करने में या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने में। तो लास्ट ईयर से मैंने काम स्टार्ट किया, तो लास्ट ईयर मैंने MDRT भी कंप्लीट करी थी अपनी, है ना जी। तो इतना बड़ा मोटिवेशन मिला मुझे तो FPRT से, बहुत अच्छा। दूसरी बात क्या है कि अभी मान लो जैसे सिंगल सर है या डैन सर है, इनको मैं यूट्यूब पे ही देखता था, त्यागी जी हैं हमारे, अतुल जी हैं सर हैं, इनको ना यूट्यूब पे देखता था या फिर FPRT टीम में देखता था। तो अब बिल्कुल आमने सामने देखने का मौका मिलता है, साक्षात दर्शन होते हैं जिनको सुनना मिलता है, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हम सब के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इनको देख देख के हमें लगता है यार कभी हम भी ऐसे बन सकते हैं, हो सकते हैं। तो अगर हम इनके ही नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो देखो, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा कि भाई हम भी चेंज हो जाएंगे अपने तरह में। हाँ, हम भी यूट्यूब पर होंगे। मैडम ने सही बोला। एक मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, देखो हर इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर हर इंसान एक नई बात जानता है, थोड़ा बहुत हर कोई जानता है, एक नई चीज़ जानता है। जब मैंने एजेंसी ली थी तो मैंने एक ऐसी ही एक मीटिंग करी थी लक्ष्मी नगर में, हमारे पास से ऐसी एजेंटों की मीटिंग थी। तो एक एजेंट, बड़े एजेंट थे वो हल्दीराम की भी पॉलिसी उनके पास थी, तो उन्होंने बताया था कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेके कुछ भी बात करते हैं, एक हर इंसान, हर एक एडवाइज़र एक नया कॉन्सेप्ट रखता है अपने पास में। तो उन्होंने की बात बताई थी, उस समय में ये 75-20 मनी बैग चलती थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक पॉलिसी मैं जो बेचता हूँ इस तरह से बेचता हूँ, मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ भाई आप ना एक से पहली साल मुझे 6,000 रुपये दो, दूसरी साल मुझे 12,000 रुपये दो, तीसरी साल मुझे 18,000 रुपये दो, चौथी साल में 24 दो और पाँचवीं साल 30 दो। उसके बाद में मैं रेगुलर आपको 20,000 हर साल देता रहूँगा, हर साल देता रहूँगा। 20वीं साल में 1.5 लाख रुपए दूंगा, 1,60,000 1.5 लाख, 21वीं में 1.5 लाख दूंगा, 22वीं में 1.5 लाख दूंगा, 23वीं में। तो वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड को टच कर गया, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने क्लाइंट को बोला, जैसे मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, यार एक कॉन्सेप्ट है इस तरह से कि भाई आप मुझे पहले साल तो 6,000 रुपये दो, दूसरे साल में 12,000 दे देना, तीसरा, फिर उसके बाद में 5 साल के बाद में आपको रेगुलर हर साल देता रहूँगा 20-20 हज़ार रुपये। 5 लाख की तो आपकी पॉलिसी हो जाएगी, प्लस हर साल जो आपको 32,000, 35,000 या 30,000 रुपये देना है, वो ना देके केवल आपको 20,000 हम देंगे, आपको उल्टे आपको 10-12 हज़ार रुपये देने हैं। 10-12 हज़ार में तो 5 लाख की पॉलिसी होगी। एक रेगुलर आपकी इनकम बन गई 20,000 रुपये सालाना, आपको एक तरह से पेंशन मिलेगा। 21, 22, 23, 24, 25 में आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कस्टमर को भी, तो उस हिसाब से मैंने कई पॉलिसी भी की, वो वाली और अच्छी भी की वो भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एडवाइज़र है, हर किसी के माइंड में कोई एक नया कॉन्सेप्ट होता है, अगर उस तरह से कोई शेयर कर दे अपना कॉन्सेप्ट था तो उसके लिए हम सबको फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ का। नहीं सर, थैंक यू आपके आर्टिस्ट। बहुत बढ़िया। मैंने एक बार, मेरे क्यूरियोसिटी रहती है ये जो कमीशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से चला। मैंने पूछा, मैंने कहा ये कमीशन आप क्यों मांगते हो? कह रहे यार हम क्यों मांगते हैं, आप ही लोग देते हो। मैंने कहा कैसे? कह रहे जो जैसे आता है हम पूछते हैं, भाई सस्ता तो खरीदने का सबका दिल होता है। तो कह रहे मैंने आके जैसे किससे पूछा, जी आप क्या छोड़ोगे? तो पहले जैसे शुरू हुआ, जो भी कमीशन मिलता है उसने वो कमीशन का बोला कि मैं 10% छोड़ दूंगा। कमीशन का छोड़ते छोड़ते कहते मैंने दूसरे से बात की, कह रहे वो तो 10% छोड़ रहा है, तू क्या छोड़ेगा? उसने कहा मतलब ये बात चल रही है कमीशन का 25% छोड़ूंगा। करते करते कहता है ऐसी बात हुई, मैंने कहा वो तो 50% दे रहा है। तो ये कह रहा है कि 50, इन्हें 50 किसका कर दिया? प्रीमियम का कर दिया। कह रहा है मुझे लगा यार बहुत कमाई है इसके अंदर। मैंने और एक को पूछा, मैंने कहा भाई वो तो 50% दे रहा है, तू क्या देगा? इसने समय छोड़ का सोचा कि मैं समय छोड़ का, कह रहे कैसे दे रहा है यार,
भाई समय छोड़ का 50% कहता वो उठ के चला गया, मुझे लगा कि वो 50 वाला ही मैक्सिमम था तो इसीलिए 50 सेट हुआ है मामला छोड़ के भाग गया, वो कह रहा उठ के भाग गया, वो कह रहा मैंने कहा भाई 25 लाख की पॉलिसी आपसे करा रहा हूं, 12.5 लाख आप दो। कह रहे वो तो सुन के ऐसा भागा, मुझे लगा कि यही बेस्ट है भाई, इसका मतलब 50 ही मिलता है मैक्सिमम तो इसलिए 50 पे मामला रुका है, ना तो यार आगे भी जा सकता था। तो दोस्तों आज के स्पीकर को हम आमंत्रित करेंगे। आज के स्पीकर संजय सिंघल जी एक बहुत ही डायनेमिक स्पीकर हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। आज इनके बिजी शेड्यूल से हमने इनसे टाइम मांगा और संजय जी ने एक्सेप्ट किया, और कैसे ये अपनी जिंदगी में काम के होते, और ये बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं, मतलब कितनी सोसाइटियों के साथ जुड़े हैं, कितने काम करते हैं, साथ साथ अपना काम भी बेखूबी करते हैं। और एक प्रेस के वो नवदृष्टि, इनका एक न्यूज़पेपर भी निकलता है, अखबार भी निकलता है, बहुत बड़े आदमी हैं। और ऐसे बड़े आदमियों का कैसे स्वागत होना चाहिए, खड़े होकर जोरदार तालियों से संजय जी को बुलाएंगे। संजय जी वेलकम। थैंक यू सुनील भैया, बहुत अच्छा लगा। और जो आज का सुबह का माहौल है बहुत अच्छा है। और अभी थोड़ा सा बात चल रही थी, अभी कुछ लगा कि अभी दिवाली है और कुछ काउंट आज कम नज़र आ रहा है। तो आज का टॉपिक ही ऐसा है, बी द ब्रांड। तो ब्रांड के ऊपर में ही चलना है हमने। तो ब्रांड, आप ये देखो 100 में से अगर 100 लोग एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ब्रांड कितने होते हैं उसमें से? तो गिने चुने होते हैं। तो जब आप ब्रांड की बात करोगे तो लोग गिने चुने ही होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ दोस्तों, जब ब्रांड की बात आती है तो थॉट प्रोसेस, एक पंचलाइन से स्टार्ट करता हूँ कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। आप किसी भी ब्रांड की पास हिस्ट्री में चले जाओ, किसी की भी ब्रांड की पास हिस्ट्री में चले जाओ, हमारा एक नवदृष्टि के नाम से ही एक प्लेटफॉर्म और भी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो हम इसी तरीके के ब्रांड को लाते हैं जिन्होंने कभी, या तो बस स्टॉप पे आपने देखा होगा वो जो कंघी बेच रहे होते हैं या पेन बेच रहे होते हैं 2-2 रुपए के, वहाँ से शुरू किया, या किसी ढाबे पे वेटर का काम शुरू किया कि छोटी सी वो लंबी सी निक्कर और लंबा सा बनियान और ऊपर गमछा डाले हुए, और आज वो 500 करोड़ रुपए के एंटरप्रेन्योर हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को भी नवदृष्टि का जो टाइटल है वो लेके आता है, हम अपने प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अभी पीछे मेरिडियन में प्रोग्राम था, लगभग 250-250 लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज थी। तो वो उनको स्टेज पे लाने से पहले एक चीज़ सोचनी पड़ी कि हम लाएं किसको। तो क्या मैं उसको ला सकता था कि जो सक्सेसफुल नहीं था, या उसको ला सकता था जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी था, या उसको लाने की जरूरत थी जो अपने आप में ब्रांड था, अपने आप में ब्रांड था। तो दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप लोगों में से ब्रेकफास्ट या लंच कभी किसी ने बाहर किया है क्या? रेस्टोरेंट में सभी ने किया होगा। 3 तरीके के रेस्टोरेंट है सर, आप सिलेक्ट करना कि आप किस में से कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे। एक रेस्टोरेंट है जिसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। पहला वन, क्वांटिटी अच्छी दे रहा है वो, पैसा भी कम है बट क्वालिटी नहीं है। दूसरा रेस्टोरेंट है जहां आप गए, थोड़े से पैसे जरूर ज्यादा हैं लेकिन क्वांटिटी भी कम दे रहा है वो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। तो नंबर 2, तो आप दोनों में से किस में जाओगे? अच्छा, जिसमें क्वालिटी अच्छी है लेकिन वो आपसे पैसे भी ज्यादा ले रहा है, फिर भी जा रहे हो। क्वांटिटी भी कम दे रहा है, फिर भी जा रहे हो। एक और है जो कॉस्ट जरूर ज्यादा है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी दी बेस्ट है। तो आप तीनों में से किस में जाना पसंद करोगे? तो दिस इज द ब्रांड। जब हम ब्रांड की बात करते हैं, और डेफिनेटली अभी जिस सबने अपना कहा, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन थॉट सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होता। थॉट वो होता है जो ग्लोबल या यूनिवर्स में काम करता है या सोसाइटी में काम करता है, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो थॉट होता है। तो आपको उस थॉट से ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड का मतलब होता है ट्रस्ट।
मैं सिर्फ ब्रांड पे काम करता हूँ। मेरा नाम संजय सिंघल है, आप जानते ही हैं। ब्रांच 11J है। बाय क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस हूँ और लास्ट ईयर डबल COT रहा और उसके बाद कॉर्पोरेट क्लब मेंबर रहा। और अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग 40 से 50 इंटरनेशनल अवार्ड अभी तक अचीव किए। मैं नहीं मानता कि मेरी बहुत बड़ी वो है, लेकिन फिर भी 40 से 50 इंटरनेशनल अवार्ड किए और कम से कम 25 से 30 कंट्री में ट्रेवल भी कर चुका हूं। और बहुत जल्दी अभी मैं वीज़ा प्रोसेस में है, वीज़ा लग जाता है तो मैं और मेरी वाइफ बिना पैसे खर्चे दोनों लोग 3 नवंबर को सिडनी जा रहे हैं सर। लास्ट मंथ भी मैंने 2 आबू धाबी की टिकट अचीव की हैं और अभी 2 टिकट दुबई का मैंने रिम्बर्समेंट लिया, 2 टिकट मैंने बैंकॉक पटाया का रिम्बर्समेंट लिया। अभी भी कुछ चीज़ 50,000 रुपये के गोल्ड वाउचर विन किए। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ विन की। डेफिनेटली मैंने भी करियर को और बिजनेस को वहीं से शुरू किया था। एक बड़ी बिलो मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता था। 1650 रुपये की नौकरी से मैंने भी करियर को स्टार्ट किया था। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है हमने तो बहुत ऊपर से स्टार्ट किया था, जिन्होंने फुटपाथ पे बैठ के कंघी बेची है। तो जिन लोगों को लगता है कि यार सिर्फ वही बन सकता है, उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, नहीं, उसने सिर्फ फोकस किया, एक ही चीज पे फोकस किया, खुद को ब्रांड बनाने पे फोकस किया। हो सकता है शुरू में आपकी अर्निंग थोड़ी सी कम हो सकता है शुरू में आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो, लेकिन जिस दिन आप उस ब्रांड पे पहुंच जाओगे, जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो डेफिनेटली आप ब्रांड बन के उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे होगे जो थोड़ा थोड़ा सा पैसे कमा रहे होंगे। तो मैं इसको स्टोरी को एक दिन एक बिजनेस कोच के साथ में बैठा हुआ था। इसी तरीके से मेरे पास भी 250 रुपये, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इंश्योरेंस का, तो शुरू की पॉलिसीज दिखाऊंगा, जीवन सरल चला करती थी। 250 रुपये महीना, 300 रुपये महीना दो, और इतने का वो कार्ड बना हुआ था, एक चार्ट बना हुआ था, 500 रुपये महीना, यही पॉलिसीज बेची थी। जीवन सरल ही आती थी, दूसरी आती भी नहीं थी, वही बेची। पहली पॉलिसी 12,500 रुपये हाफ ईयरली की मिली थी, तो मैं प्रसाद चढ़ा के आया था कि भगवान आज तो तूने चमत्कार कर दिया है। तो वो चमत्कार जो था, वो चमत्कार, अब वो 12,500 रुपये मिला, लेकिन वहां से यहां तक की जर्नी, उस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे मैंने। लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन देखे, फैमिली में बहुत सारी उठापटक देखी, और बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने समय पे। ऐसा भी हुआ कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं जब 20 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, उस समय वो चेतक और सुपर स्कूटर होता था, फ्लाईओवर से नीचे उतरते थे तो यहाँ बटन होता था साइड में उसके, तो उसको बंद कर देता था, चलो थोड़ी दूर तो बिना पेट्रोल के जाएगा, क्योंकि वापसी भी आना है तो उस पेट्रोल को बचाया जाए। तो वहीं से उस करियर को स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ नहीं छोड़ी तो एक चीज नहीं छोड़ी। ठीक है, पैसे के क्राइसिस रहे होंगे, ठीक है, समय के हिसाब से बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी कि खुद को ब्रांड बनाना और ब्रांड प्रोजेक्ट करना नहीं छोड़ा। और अगर आज मैं एक ही पॉलिसी अगर MDRT कर पाया, तो वो ट्रस्ट था क्लाइंट का, उस ब्रांड पे ट्रस्ट था, जिसकी वजह से आज मैं ब्रांड बन पाया। तो दोस्तों, ब्रांड खाली कह देने से ब्रांड नहीं होता, ब्रांड को ब्रांड बनाना पड़ता है, और ब्रांड का पहला मतलब ही जो होता है वो ट्रस्ट होता है। जब क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, एक छोटी सी दुकान थी, कपड़े की दुकान, कपड़े लेने गया मैं, अपनी फैमिली के साथ कपड़े लेने गया, तो छोटा होता था, तो उस छोटी सी दुकान पे जब चढ़े तो उसने बड़े नॉमिनल रेट के कपड़े दिखाए, और हमने वो कपड़े लिए। कपड़े लेने के बाद, अच्छा भैया बताओ अब कितने पैसे लगाओगे इसके? तो फैमिली में जो भी लोग साथ थे उन्होंने बार्गेन करना शुरू किया। पहले उसने कुछ पैसे, फिर उसने कुछ पैसे, फिर उसने कुछ पैसे करके एट लास्ट फाइनल हुआ, और उसने हमें डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देके हम भी खुश थे कि देखो पहले ही सस्ते कपड़े थे, हम तो डिस्काउंट करा के और सस्ते ले आए, हम भी खुश और दुकानदार भी खुश। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, हम पैसिफिक मॉल चले गए। पैसिफिक मॉल में ब्रांडेड शोरूम बने हुए थे, हम उसमें चढ़ गए। वहाँ चढ़े तो वहाँ देखा कि वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, परचेज कर रहे हैं। वहाँ भी जिस दुकान पे मैं था सभी लोग बार्गेन कर रहे थे। लेकिन जब मैं पैसिफिक मॉल पहुँचा और वहाँ पर एक शोरूम बना हुआ था, उस शोरूम में कई सारे शोरूम थे, जब हम उसमें एंटर किया तो सभी लोग सिर्फ प्राइस टैग देख रहे थे। एक ने भी जाकर ये नहीं कहा कि भैया इसमें 10 रुपये कम ले लोगे क्या। अगर किसी का बिल 10,000 रुपए का भी था और 10,000 10 रुपए का बिल था, और उसने कहा भैया ये 10 रुपए खुले नहीं है, कम ले लो, तो
मैंने अपने उससे सुना, आपने भी कई बार सुना होगा, उसने कहा बहन जी ये 10 रुपए पहले हैं, ये 10 तो मैं 10,000 तो लूंगा ही लूंगा। तो ये ब्रांड है, ये ट्रस्ट है। और ट्रस्ट जो है, आपको ब्रांड का मतलब होता है आम से खास की तरफ लेके जाना। तो हम लाइफ को कहां जीना चाह रहे हैं? हम आम में जीना चाह रहे हैं या खास में जीना चाह रहे हैं? हम थोड़े से ज्यादा पैसे कमाना चाह रहे हैं या थोड़ी सी कम कमा के खुद को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं? लेकिन ब्रांड की लेगेसी बड़े लंबे टाइम तक चलती है। रिलायंस के फाउंडर कौन थे? रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी थे। अभी वो है या डेथ हो गई? लेकिन रिलायंस जिंदा है या नहीं है? क्यों जिंदा है? रिलायंस ने खुद को ब्रांड बनाया और उसने एक टाइटल दिया उसको, धीरू भाई अंबानी टाइटल नहीं दिया उसको, एक टाइटल दिया रिलायंस, उसको एक टाइटल दिया रिलायंस। ठीक है। टाटा के फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। क्या वो है? व्हाट अबाउट द टाटा? लेकिन टाटा एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हम अपने क्लाइंट को लिगेसी प्लानिंग की बात करते हैं, तो क्या हम अपने ब्रांड की, अपने उसकी एक लिगेसी प्लानिंग की? हमने हमेशा ब्रांड पे काम करना शुरू किया दोस्तों, शुरू से ब्रांड काम करते थे। अभी क्या हुआ कि पहले ब्रांड ऐसे ही चल रहा था, उसकी हर साल आईटीआर भी भरते थे, जीरो की आईटीआर भरते थे, क्योंकि इंश्योरेंस की इनकम तो ब्रांड में आती नहीं है। लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्रांड का है, आने वाला फ्यूचर ब्रांड का है। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखोगे, अभी एक स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट लेके आ रही है, आईआरडी, अभी आपने सुना भी होगा, 3-3-3। अभी तक 1-1-1 का फार्मूला है। गगन जी बैठे हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं और भी बहुत सारी चीज करते हैं। तो 3-3-3 का फार्मूला ला रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट वो 3-3-3 का फार्मूला जो ला रही है, फ्यूचर में क्या वो इंडिविजुअल नाम से ही चलाने वाली है? फ्यूचर इंडिविजुअल नाम से चलाने वाली है? फ्यूचर में जीएसटी का इंप्लीकेशन हमारे ऊपर भी आने वाला है। आप टैक्स को पढ़ो, आप पढ़ो तो सही टैक्स को। हम अपने क्लाइंट को बता रहे हैं बट हम उस फील्ड में नहीं जा पा रहे। तो हमें उसके लिए भी ब्रांड बनाने की जरूरत है कि ब्रांड क्यों लेके जाना है। आज उस ब्रांड, आने वाला समय ये होगा, अगर आप ब्रांड हो तो आप बिजनेस कर पाओगे, अगर आप ब्रांड हो तो आपको मार्केट से आउट होना पड़ेगा या आपको स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो? उस समय जीरो से स्टार्ट करें, उसी समय जब प्यास लगी तो कुआं खोदें, उस कुएं के में पानी भरें और सब कुछ करें, फिर पानी यूज करना शुरू करें, या पहले से हम उस कुएं को खोद के काम करना शुरू करें? तो एक छोटी सी स्टोरी है, कई बार हमने सुनी होगी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी सुनी होगी। सिर्फ मैं उसे रिफ्रेश करने के लिए 2 मिनट में उस स्टोरी को सुना रहा हूं। उससे आपको पता चलेगा कि हमें अभी से फाउंडेशन कौन सी वाली तैयार करनी है। एक देश था, उसमें एक राजा हुआ करता था, आईओई में सुनी थी हमने। एक राजा होता था, उस देश में एक राजा बनाया जाता था। वो राजा क्या होता था, उस राजा को वहां कोई कॉन्टेस्ट होता था, उस कॉन्टेस्ट में जो जीत जाता था उसे राजा बनाते थे। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होती थी उस राजा की। 5 साल वो राजा बनता था, राजा मौज करता था, लेकिन 5 साल बाद क्या होता था, उसे बांध के, ढोल नगाड़ों के साथ बांध बूंद के, समुंदर के, नदी के दूर पार एक बहुत बड़ा जंगल था जहां आदिवासी और जानवर रहा करते थे। तो वहां पर ले जाके बांध के 5 साल बाद उसे वहां छोड़ दिया जाता था और वहां पर उसे जंगली जानवर या वहां के आदिवासी मार के खा जाया करते थे। तो 5 साल तो मौज लेता था, लेकिन 5 साल बाद कहानी ये वाली होती थी। तो एक बार एक आदमी को राजा बनाया गया और लोगों से कॉन्टेस्ट चल रहा था। लोग पीछे पीछे हट रहे थे उस कॉन्टेस्ट में, क्योंकि पता चल चुका था कि यहाँ होता क्या है। उस आदमी ने हाथ खड़ा किया कि मैं बनना चाहता हूं। उनने कहा भी तो कॉन्टेस्ट भी नहीं हुआ। उस कॉन्टेस्ट में किसी और ने हाथ भी नहीं खड़ा किया, उस आदमी ने हाथ खड़ा किया। कितना बड़ा रिस्क लिया कि मैं राजा बनना चाहता हूं। वो राजा बनने के लिए वहां पर चल दिया। 5 साल उसने राज किया। राज करने के बाद में 5 साल बाद उसे बांध के जब ले जाने लगे तो उसने कहा मेरी एक शर्त है, मैं एक शर्त पे जाऊंगा वहां पर। उन्होंने कहा क्या शर्त है? कहता मुझे बांध के नहीं ले जाओगे। कह रहे बांध के नहीं ले जाएंगे तो तुम भाग जाओगे, हमें पर तुम्हें भी पता है कि वहां ले जाके तुम्हें जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो तुम भाग जाओगे। कहता नहीं मैं नहीं भागूंगा नहीं, एक शर्त और है। वो कहते क्या? कहते मुझे ना ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए हाथी, घोड़े और रथ के ऊपर ले जाया जाए। तो सब लोग हैरान कि भाई या तो इसको मौत के डर से इसका दिमाग फिर गया, ये पागल हो गया, इसके साथ कहानी क्या है। तो फिर भी कहा चलो भाई राजा है, राजा कह रहा है, आखिरी ख्वाहिश अभी तो राजा है ही, जब ये वहां से पार हो जाएगा उसके बाद राजा नहीं रहेगा, तब तक तो है। उसे ढोल नगाड़े से बांध के ले जा, वो ऐसी रथ वथ पे बिठा के, झांकियां निकल रही है, लोगों को दान देता हुआ जा रहा है और बहुत मतलब डांस नगाड़े सब कुछ बज रहे हैं।
तो लोग सोच रहे भाई ऐसा क्या हुआ, ये पहली बार ये राजा है, ये राजा तो लगता है पगला गया, सठिया गया, इसके साथ कुछ होना चाहिए। उस राजा को ले जाकर एक नाव पे बिठाया गया। नाव वाले ने कहा नहीं जी बांधूंगा, कहता यहाँ भी नहीं बांध के जाऊंगा, मैं खुला जाऊंगा। उसे खुला ले जाके नाव में बिठाया गया, ले जाया गया। तो जब उसे ले जा रहे थे तो उस जो नाव चलाने वाला था, क्या बोलते हैं, केवट बोलते हैं उसे, नाविक जो बोलते हैं, तो उसने पूछा कि राजन आज तक मैं और मेरा परिवार इतने राजाओं को छोड़ के आया है, लेकिन जिसको ले जाते हैं वो धाड़े मारता हुआ, रोता हुआ, पीटता हुआ जाता है, उसके घर वाले वहाँ पर खड़े होकर रो रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। मैंने पहला राजा देखा कि जो वहाँ पर हम उसे ले जा रहे हैं और ले जाते हुए और वो हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ और नाचता हुआ जा रहा है। तो उसने कहा कि नाविक एक काम करो, तुम सिर्फ तट तक चलो, मैं जब उस नदी के उस पार पहुंच जाऊंगा तो तब मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। वो भी बड़ा असमंजस में रहा, पूरे दौर में असमंजस में रहा कि भाई ये ऐसा क्या है। वो भी बेचारा टेंशन में, उसे वो हंस रहा है और वो टेंशन में आ गया। तो वहाँ पर पहुंचे तो देखा उस तरफ इतने लोग यहाँ पर नहीं थे उसे छोड़ने वाले, उसे रिसीव करने वाले उससे ज़्यादा लोग थे। फूल माला और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके लोग जश्न के साथ वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने देखा भाई पिछली बार आया तो यहाँ जंगल था, आदिवासी थे, जानवर थे, यहाँ पर तो अब लोग वेलकम के लिए खड़े हैं, किसका वेलकम कर रहे हैं। जब वो राजा उतरा तो उसका वेलकम हो रहा था, तो राजा ने उस नाविक को बुलाया। कहता मैं 5 साल जब राजा था तो मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। पहले साल मैंने कुछ लोग भेजे और वहाँ पर जंगल को बीच में से साफ करवाया, कुछ हिस्से को। जब जंगल साफ हो गया मैंने अगले साल कुछ और लोग भेजे जिन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। तीसरे साल मैंने कुछ और लोग भेजे जिन्होंने बाकी का व्यापार ये वो सब सेट करना शुरू किया। और उसके बाद कुछ और लोग भेजे जो यहाँ पर आ गए। और 5वें साल ऐसे लोग भेजे जो मेरे यहाँ के डिसीजन को वहाँ फॉलो करते थे और वहाँ के राज्य की उन्होंने रचना करी। और आज मेरा वहाँ का राज्य यहाँ के राज्य से कहीं बड़ा है। और जब वो उतरे तो देखा कि सच में महल, सोने का रथ था और बहुत सारी चीज़ें थी और लोग उसका ढोल नगाड़ों के साथ में इंतज़ार कर रहे थे। तो हमें कौन सा राजा बनना है, पहले वाला या बाद वाला? अगर बाद वाला बनना चाहते हो तो दोस्तों ब्रांड अगर आपको बनना पड़ेगा। इधर ब्रांड बनने के लिए सिर्फ ब्रांड वर्ड काफ़ी नहीं है, आपको आम से खास की तरफ आना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, आपका सर्कल वैसा होना चाहिए, आपकी चीज़ें वैसी होनी चाहिए, आपकी जेब में विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड भी वैसा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि डिजिटल विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। जी डिजिटल होना चाहिए, मना नहीं है, डिजिटल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आपके पर्स में आप कहीं मिले हो उससे ज़रूरी नहीं है आप उससे उसका नंबर मांग पाओ। आप उसके सामने जब उसको विजिटिंग कार्ड रखोगे तो वो आपसे बात करेगा और आपको वैसे टैकल करेगा। मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि 2.5 लाख रुपए की, मैं बताऊंगा 2.5 लाख रुपए की हेल्थ की पॉलिसी जो मैंने उठाई थी। तो कैसे उठाई 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी? वो उस ब्रांड की वैल्यू थी जिसकी वजह से वो 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, जिस समय में 20,000, 25,000 और 30,000 रुपए से ऊपर की हेल्थ की पॉलिसी नहीं उठाता था, उसी समय एक फैमिली की, सिर्फ एक फैमिली की सिंगल पॉलिसी हमने 2.5 लाख रुपए प्रीमियम की उठाई, ओनली बिकॉज ऑफ वो ब्रांड था जिसकी वजह से। हमेशा दोस्तों मैं सोशल सर्कल में हमेशा रहता हूँ, अच्छे सर्कल में ज़रूर रहता हूँ। मैं अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन चीज़ों के ऊपर मैं स्पेंड कर देता हूँ। कई बार मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं कि तू पैसे बहुत खर्चता है। कई बार मैं भी फाइनेंशियल टाइट हो जाता हूँ। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस 2-3 चीज़ों के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि ब्रांड होने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों जब मैं उनके पास जाके बैठा, क्लाइंट के पास एक किसी रेफरेंस से कॉल आ गई, उन्होंने गलती से समय दे दिया तो मैं उस समय पे पहुंच गया। मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैं पहुंचा तो उनसे जब बात हुई तो रेफरेंस दिया और कि भाई ऐसे ऐसे संजय सिंघल जी आए हैं और उन्होंने मेरे को अंदर बुलवा लिया। मैं अंदर बैठा तो बैठते ही, जितना बड़ा ये हॉल है हिमालय हाउस में, कनॉट प्लेस हिमालय हाउस जैसी जगह पर, केजी मार्ग पर, इस हॉल से बड़ा उनका लगभग डबल उनका कैबिन था, पर्सनल कैबिन था। इतनी बड़ी एप्पल की उन्होंने स्क्रीन लगा रखी और इतना बड़ा आलीशान ऑफिस था वो, बहुत ज़बरदस्त। मैं जाके बैठा तो बैठते ही एक बार तो मेरे भी पसीने छूटने पर लगे कि यार इतने बड़े आदमी को टैकल कैसे करूँगा। लेकिन जब बैठा, आमने सामने बैठे,
क्या लोगे सिंगल जी, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, सूप लोगे, नारियल पानी लोगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी, वो सारी वहाँ अवेलेबल हैं। और उन्होंने, मैंने कहा जी नारियल पानी लूँगा, फ्रेश नारियल पानी मेरे लिए आया और हमने लेना शुरू किया। बैठ के कहते सिंगल जी मैं उस दिन मिला था, बस वो ये है, देखो आप बुरा मत मानना, मैं इंश्योरेंस वालों पे ना कम ट्रस्ट करता हूँ। इंश्योरेंस वाले देखो फेक सेल बहुत होती हैं, चोरी चकारी बहुत होती है, ये भी होता है वो भी होता है। अब उन्होंने ये भी कह दिया आप बुरा मत मानना, भाई मैं बुरा नहीं मान रहा, लेकिन सारा कुछ कह भी दिया कि भाई चोर भी हो, उठाई गिरे भी हो, सब कुछ कह भी दिया। आदमी बड़े सज्जन थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर में कही। वो आदमी 5 करोड़ रुपए साल की चैरिटी करता है, सिर्फ चैरिटी 5 करोड़ रुपए साल की करता है, उसका कद इतना बड़ा है। और अभी कुछ और एक और 2 चीज़ें बताऊंगा मैं। तो जब मैं उनके सामने बैठा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे वैसे, जब कह दिया मैं चुपचाप सुनता रहा। अब काउंटर नहीं कर सकता, इतना बड़ा आदमी और क्लाइंट है, क्लाइंट से काउंटर नहीं करना, पहले उसका अंदर का सामान खाली होने दो। तो मैंने भी वही किया कि वो खाली होते रहे, मैं बताता रहा उनको, बातचीत सुनता रहा। फिर मैंने कहा सर आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने कहा सर बात तो सही कह रहे हो सर। तो मैंने, जब मैं गया था तो जैसे अभी किसी भाई ने कहा था कि उसके बारे में पहले डिटेल बना लो, तो मैं उनकी R&D करके गया था। मुझे पता था वो ऑल इंडिया, अपने बिजनेस में ऑल इंडिया टॉप 5 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। तो मैंने जब बात करी तो उनसे, जब मेरी बात हो रही थी तो बात करते करते मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर एक चीज़ बताओ, सर बुरा मत मानना मैं छोटा सा आदमी हूँ, हो सकता है। नहीं नहीं सिंगल जी मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैंने कहा नहीं सर मैं आपकी बात को कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कहा सर आप भी बुरा मत मानना मेरी बात का। तो कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं कहा सर एक चीज़ बताओ, आपकी इंडस्ट्री में आपके लेवल पर कितने लोग पहुँचते हैं? तो सोच में पड़ गए, कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं कहा सर सब लोग आप ही की तरह काम करते हैं आपके जैसे? कह रहे नहीं नहीं मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मैं कहा सर छोटे और बड़े की बात नहीं कर रहा, सच बताओ क्या आपकी इंडस्ट्री में मिस सेलिंग नहीं होती क्या? कहते हाँ होती है। मैंने कहा सब आदमी यहाँ से शुरू करके आपके लेवल पे पहुँचते हैं क्या? कहते नहीं पहुँचते। मैंने कहा आप शायद टॉप 5 में आते, मैंने कहा आप शायद टॉप 10 में आते हो। अब टॉप 10 में कहती तो ईगो हर्ट हो गई कि टॉप 10 कैसे कह दिया। कहते नहीं सिंगल जी हम टॉप 3 में आते हैं, ऑल इंडिया टॉप 3 में आते हैं। तो ये क्लाइंट ने खुद से कह दिया, अगर मैं उन्हें 3 ही कहता तो वो हाँ भर देते। सिर्फ मैंने जानबूझ के 10 पे कहा कि ईगो तो हर्ट हो, कुछ बोलना तो शुरू हो। जब मैंने बोला तो उनकी ईगो हर्ट हुई, कहते टॉप 3 में आते हैं। तो मैंने कहा सर क्या सब उसी तरीके से काम करते हैं? उसमें चोर नहीं होते क्या? उसमें लोग फेक काम नहीं करते क्या? उसमें उठाईगिरी नहीं होती क्या? कुछ कह के कुछ नहीं बेचते क्या? कहते हाँ। तो मैंने कहा सर मेरी इंडस्ट्री भी ऐसी ही है, तो मैं भी मैं कहा सर देखो जो भी, मैंने कहा आपके सामने अगर एक चोर भी बैठा होगा तो कभी नहीं कहेगा वो मैं चोर हूँ। मैं कहा हो सकता है संजय सिंघल भी चोर हो। इतनी देर में मैंने ऐसे ही विजिटिंग कार्ड निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड उनको दे दिया। अब उन्होंने विजिटिंग कार्ड लिया, विजिटिंग कार्ड पहले आगे से पढ़ा फिर पीछे से पढ़ा। अच्छा सिंघल जी यहाँ भी एसोसिएट हो? अच्छा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी हो? अच्छा आप यहाँ पर भी ट्रस्टी हो? अच्छा आप लायंस इंटरनेशनल से भी जुड़े हुए हो? अच्छा ये सारी चीज़ें। मैं कहा सर मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मैं कहा सर पहली चीज़ ये तो विजिटिंग कार्ड तो कोई भी झूठा छपवा सकता है सर। उन्हें अपनी ही बात को मैंने खुद काउंटर कर दिया। वो मेरी शक्ल देखने लगा। अभी तो मेरी रेपो बननी शुरू हुई थी, मैंने फिर गिरा दी, मैंने दोबारा गिरा दी अपनी रेपो कि भाई रेपो गिर गई। अब फिर से मैं कहा सर विजिटिंग कार्ड तो झूठा भी छपवाया जा सकता है, हो सकता है मैंने झूठा छपवाया हो। वो मेरी शक्ल देखने लगे कि भाई बात तो सही हो सकती है, ये सही तो नहीं कह रहा कहीं। तो अब लेकिन मैंने भी क्यों कहा, मैं भी पक्का था सर, क्योंकि पैसे बड़े लेने हो तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, नहीं तो रेजगारी तो आपके पास पड़ी हुई है। तो जब मैंने उनसे बात करी तो बात क्या हुई, मैंने कहा सर एक काम करो, ये झूठा हो सकता है, मैं झूठा हो सकता हूँ, कोई भी झूठा हो सकता है। आप गूगल पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, आप वहाँ संजय सिंघल डाल के ढूंढो तो सही। अब उन्होंने क्या किया, मेरे को मना भी करते रहे और बड़ा हाईटेक सा सिस्टम था, उसमें यूँ नीचे नीचे फिंगर भी चलती रही। अब उसमें वहाँ पर खट 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 मेरी फ़ोटो और मेरी चीज़ें और सब कुछ आ रही थी। वो कुछ इस तरीके की थी, वो कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, वो कुछ इस तरीके का था फेसबुक पे, और उस पर चल रहा था कहीं किसी बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ था, कहीं कपिल देव के साथ था, कभी मिनिस्टर के साथ था, किसी एक्टर के साथ था, सारी चीज़ें थी उसके अंदर में। अच्छा आप इनको भी जानते हो? मैंने कहा हाँ सर जानता हूँ। अच्छा आप इनको भी जानते हो? मैंने कहा सर जानता हूँ। इनको भी जानते हो? अब मेरे से
मैं कहा सर देखो तो सही, नहीं नहीं मैं देख नहीं रहा। अब वो क्या था, उन्होंने स्पेक्स लगाए हुए थे मेरी तरह। अब स्पेक्स में मेरे को वेस्ट कोट पहनने की आदत है। अब वेस्ट कोट भी मेरे जो कलरफुल होते हैं, तो वो कलर और वेस्ट कोट मेरे को उनके चश्मे में नजर आ रहे थे, यानी कि पक्का था मैं यूं फोटो, मेरी फोटो वो देखे जा रहे थे। अच्छा वो ये पूछ रहे हैं कि इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, और वो मना कर रहे हैं, मैं ढूंढ नहीं रहा, तो वो कैसे पता मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने ये देखना शुरू किया। फिर मैंने कहा सर मैं तो अमिताभ बच्चन को भी जानता हूँ और मैं तो प्रधानमंत्री को भी जानता हूँ, प्रधानमंत्री संजय सिंघल को जानता हो तो बात है, वरना बात नहीं है। तो मेरी बात सुने, कहते मतलब, मैं कहा सर जितने नाम लिए इनको कॉल लगाओ और पूछो कि संजय सिंघल को जानते हो या नहीं जानते हो, नहीं तो मैं फ़ोन निकालता हूँ। मैंने फ़ोन लिया और उसमें से 1-2 नाम डाले। मैंने कहा सर मिलाऊं क्या फ़ोन, बात कराऊं? कहते नहीं सिंघल जी मैं समझ गया सारी चीज़, आप फ़ोन बंद करो। और उसके बाद सिंघल से सिंघल साहब हो चुका था मैं इतनी देर में। और यहीं से दोस्तों 2.5 लाख रुपए का मैंने, अब मुझे भी नहीं पता था, मेरी भी ज़बान लड़खड़ा रही थी, बताऊं कैसे यार, आदमी भी बड़ा है, लेकिन 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का प्रीमियम बताना आसान होता है। उस दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने जो मैक्स बूपा का प्लैटिनम प्लान, टॉप प्लान उन्हें बता दिया, और उस समय लगभग 2.25 लाख और 2.5 लाख के बीच में प्रीमियम आया। और उन्होंने खट से अकाउंटेंट को बुलाया कि सिंघल साहब को हेल्थ इंश्योरेंस के चेक दे दो, और अब से हमारी फैमिली के जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होंगे वो सारे के सारे ये करेंगे। तो वो सिर्फ ब्रांड बने होने की वजह से हुआ। तो आपको ब्रांड बनाना है। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि पर्सनल को सिर्फ पर्सनालिटी और फोटो से काम बनेगा, आपको अपना एक लोगो, आपको एक कंपनी, अपना एक टाइटल रजिस्टर कराना पड़ेगा। राजेश चेतन जी का नाम क्या है बताओ, किसको पता है? आप? राजेश जैन, राजेश कुमार, ठीक है। लिखते क्या है? राजेश चेतन। रजिस्टर एक चीज हो गई है, उन्हें चेतन जी बोलते हैं बहुत सारे लोग। क्या चेतन जी ना तो उनका सरनेम है ना उनका नेम है, तो राजेश चेतन जी वो कहा जाता है। अब कहा जाता है तू बड़ा टाटा बिरला हो रहा है भाई, ठीक है, यही कहा जाता है ना। तो टाटा और बिरला से क्या मतलब है? ये क्यों नहीं कहा था तू बड़ा जमशेद जी टाटा हो रहा है या तू बड़ा रतन टाटा हो रहा है? तो टाटा कहा जाता है कि तू बड़ा टाटा हो रहा है भाई, तू बड़ा बिरला हो रहा है। तो वो ब्रांड है आपका, वो ब्रांड पे काम करने की जरूरत है। अपना कोई टाइटल बनाना शुरू करो सर। आपको लिगेसी, आपके बाद में भी जो ट्रेवल करता है वो आपका टाइटल, आपका ब्रांड नेम वो करता है उसको। तो आपको अपने ब्रांड को एक ब्रांड बनाओ, जो अभी से उसको रजिस्टर कराओ, उसके ऊपर काम करो, धीरे धीरे काम करो। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा पैसा करो। फ्यूचर में जब गवर्नमेंट इस चीज का वो करे कि भाई आपको कंपनी बनाकर काम करना पड़ेगा इंश्योरेंस में, या फर्म बना के काम करना पड़ेगा, उस समय आपको नाम ना सोचना पड़ रहा हो कि मेरी कंपनी का नाम क्या होगा, उसको रजिस्टर कैसे कराऊं, उसका ये काम कैसे करूं, उसकी पब्लिसिटी कैसे करूं। उस समय तो भीड़ में सभी भाग रहे होंगे क्योंकि कंपलसरी हो चुका होगा। जैसे किसी चीज की गवर्नमेंट ने कहा आज नोटबंदी हो रही है, तो बैंक की हालत क्या थी? बैंक की हालत क्या थी? कोई 10,000 रुपए के लिए 3,000 रुपए मांग के भी 7,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहा हो, तो उससे भी करवा रहे थे हम। तो उस समय भागने से अच्छा है अपने को ब्रांड बनाओ। एक तो ट्रस्ट लेके आओ, आम से खास की तरफ लेके आओ, और अपना एक ब्रांड जरूर रजिस्टर कराओ जो आपको रिप्रेजेंट करता हो। ब्रांड कैसे बने, क्या बने, उसका नाम कितना होना चाहिए। ब्रांड जो हो, एक उसका लोगो हो। हमने अपना ये लोगो और जो पैटर्न है, ये टाइटल है, ये रजिस्टर करा दिया है और इस तरीके से लोगो बनाया। इस लोगो को बनाने में बहुत सारे पैसे खर्चे, ऐसा नहीं है लोगो ऐसे बन गया। एक प्रॉपर एक कंपनी हायर की गई, उस कंपनी ने बहुत सारे सैंपल्स भेजे गए, उसकी बहुत सारे खर्चे थे वो बताए उन्होंने। उसके बाद जब लोगो बन रहा है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो स्पिरिचुअल चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ हमने जो स्पिरिचुअल वाले लोग थे उनसे पूछा कि भाई किस कलर का होना चाहिए, लोगो में क्या वर्डिंग, क्या अक्षर होने चाहिए। आपने देखा होगा मेरे लोगों के पीछे एक ई लगा हुआ है, ई। तो ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर, ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर। लेकिन सर रजिस्टर्ड तो है ही ना, रजिस्टर्ड का आर तो है ही है, वो आपका नाम का लोगो नहीं है, वो लोगो आपका नाम नहीं है रजिस्टर्ड तो एक कोई चीज, आप जैसे ऑथराइज इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप ऑथराइज इंश्योरेंस एडवाइजर हो, IRDA से कोड लिया हुआ है, ऐसे ही हमने ई लगाया इसके ऊपर में। और ई का टाइटल जब लगाया तो उन्होंने बताया स्पिरिचुअल चीजें ये काम करती हैं। और सच में कुछ चीजें पिछले साल में बहुत ज्यादा काम करी। हमने कंपनी बनाई, कंपनी रजिस्टर कराई,
पहले से रजिस्टर थी, मैं उसकी आईटीआर भरता आ रहा था, ईश्वर ने उसको वो दिया। पहले 2 टाइटल चलते थे, एक टाइटल चलता था नवदृष्टि। नवदृष्टि में हम मीडिया का काम करते थे, लाइफस्टाइल मीडिया पे काम करते हैं, एक हमारी एनजीओ है उसमें काम करते हैं, और भी 1-2 चीज़ों के जो थे, एक न्यूज़पेपर आता है उस पर काम करते हैं। तो नवदृष्टि के नाम से वो चलता था। इंश्योरेंस का बिजनेस लाइफलाइन के नाम से चलता था, लेकिन समझ में आया कि 2 उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमने सबको नवदृष्टि ग्रुप कर दिया। तो अब नवदृष्टि ग्रुप एक बिजनेस इनोवेशंस है जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है, जो रियल एस्टेट में काम करता है, जो म्यूचुअल फंड में काम करता है। उसे नवदृष्टि बिजनेस इनोवेशंस के नाम से बनाया और उसको इस तरीके से चलाया। एक है नवदृष्टि मीडिया ग्रुप, वो मीडिया के नाम से चलता है। आज लोग हमें नवदृष्टि वालों के नाम से जानते हैं दोस्तों। और अभी बॉम्बे जाने को मेरे को मौका मिला, मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो इसकी पब्लिसिटी बता रहा हूं कि कहां तक हम इसको लेके गए हैं। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे कोई रिसीव करने आए हुए थे, उन्होंने मेरे से आते ही कहा, सिंघल जी वो उस होटल में कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसी के लिए आए होगे आप? मैंने कहा नहीं, मैं उसके लिए तो नहीं आया। कहते फिर किसके लिए आए हो? मैंने कभी मेरी तो एक ऐसे कॉन्फ्रेंस है उसके लिए आया हूँ। कह रहे यार आप वहाँ नहीं जा रहे? मैंने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं, 2 दिन वहीं जाऊँगा। कहते यार सबसे प्रोमिनेंट जगह पे आपका लोगो लगा हुआ है वहाँ पर। मुंबई में इवेंट हो रहा है और लोगो किसका लगा हुआ है? नवदृष्टि का। बैंगलोर में इवेंट हो रहा है, लोगो किसका लगा हुआ है? नवदृष्टि का। पुणे में इवेंट हो रहा है, लोगो किसका लगा हुआ है? लखनऊ में इवेंट हो रहा है, लोगो किसका लगा हुआ है? नवदृष्टि का। तो नवदृष्टि को हमने ब्रांड बनाया, नवदृष्टि को टाइटल बनाया। नवदृष्टि एक मीडिया ग्रुप है, नवदृष्टि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर्स क्लब है हमारा, उसके आगे भी नवदृष्टि लगता है, नवदृष्टि एंटरप्रेन्योर्स क्लब। आज लोग जो बात करते हैं, तो जब कहते हैं कि संजय सिंघल, नीतू सिंघल, तो वो पूछते हैं संजय सिंघल तो बहुत सारे हैं, कौन से वाले? नवदृष्टि वाले। तो नवदृष्टि का जो टाइटल, कंपनी का जो टाइटल है, एक खासियत और बताऊंगा सर। अब मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी आपको अलग करने का एक तरीका बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा तरीका है, आप करना, आपके ऊपर में वो होगा। अभी मेरे नाम के साथ संजय सिंघल लिखा होता था, कोई संजय सिंघल ढूंढता था तो 50 संजय सिंघल आ जाते थे, और बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है संजय सिंघल के नाम से, वो पहले आते थे, मैं बाद में आता था। अब हमने उसको कर दिया संजय सिंघल नवदृष्टि। अब कोई भी संजय सिंघल, मैं आपसे कहूंगा कि सर संजय सिंघल नवदृष्टि ढूंढो, आप अगर ढूंढोगे तो टॉप पर संजय सिंघल ये वाला ही आएगा। उनको बीट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उनको बीट करके संजय सिंघल को उनसे आगे कैसे ले जाऊं। वो तो लाखों करोड़ों रुपए साल का खर्च रहे हैं उसके ऊपर में, उस ब्रांडिंग के ऊपर में, मैं खुद को कैसे लेके जाऊं। मैंने सबको करा दिया संजय सिंघल नवदृष्टि। अब मैं आपके क्लाइंट से कहूंगा सर संजय सिंघल नवदृष्टि ढूंढ के दो, देखो वो ढूंढेगा तो टॉप पर मैं ही मिलूंगा, उसे लगेगा यार बंदा तो काम का है क्योंकि ये टॉप पर आता है। तो आपको अपने ब्रांड को इस तरीके से लेके जाना है। ब्रांड, मैंने अभी भी कहा कि ब्रांड का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्रांड का मतलब ट्रस्ट है, ब्रांड का मतलब आम से खास तक का दौर है, आपको वो लेके जाना है। आपका नाम कैसा हो, ब्रांड के लिए नाम कैसा हो, आपका नाम में कभी भी आप, एक कंपनी है डीएलएफ, डीएलएफ को कौन कौन जानता है? तो डीएलएफ का पूरा नाम क्या है? नहीं सर, नहीं, दिल्ली लैंड फाइनेंस, बिल्कुल। और एचडीएफसी का पूरा नाम क्या है सर? क्या वो वाला नाम लिखते हैं? नोएडा का जो पूरा नवीन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना। तो डीएलएफ को बाद में उनको डीएलएफ करना पड़ा, क्योंकि क्या था कि उनका एक्सपेंशन बढ़ गया था। गुड़गांव उस समय एनसीआर काउंट नहीं होता था, उस समय दिल्ली और हरियाणा काउंट होता था। तो गुड़गांव जब बना तो वहां पर उनका, गुड़गांव किसने बसाया? डीएलएफ ने बसाया। ज्यादातर गुड़गांव आप देखो, ये डीएलएफ की ये बिल्डिंग, ये डीएलएफ फेस 1, ये डीएलएफ ये डीएलएफ वो डीएलएफ वो, सब कुछ डीएलएफ के नाम पे आ रहा है। लेकिन क्या बनाया बाद में उन्होंने? डीएलएफ। तो अपना नाम एक तो छोटा होना चाहिए, 6 लेटर से 10 लेटर के बीच में मैक्सिमम नाम होना चाहिए आपके ब्रांड का। आपके ब्रांड का एक लोगो होना चाहिए, लोगो बहुत खूबसूरत सा होना चाहिए। नाम ऐसा रखो जिसमें एक्सपेंशन की भी उम्मीद हो, नाम ऐसा रखो जिसमें एक्सपेंशन की भी उम्मीद हो। ऐसा ना रखना कि कोई, एक तो पर्सनलाइज थोड़ा सा ना हो, भगवान के नाम पे अवॉइड करो थोड़ा सा। कभी कभी हम
मेरे को फील आती है भगवान के नाम पे लिखा है और वो कागज या आपने ब्रोशर छपवाया नीचे पड़ा हुआ दुनिया के पैर में आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है कि भगवान का नाम, हमारे भगवान का नाम जमीनों में पड़ा हुआ फिर रहा है। तो कोशिश करो इसलिए स्पिरिचुअल की तरफ ना रखो, और रखो तो उसकी मर्यादा रखो। जैसे हम भारत के झंडे की मर्यादा रखते हैं कि भारत का झंडा जमीन में नहीं पड़ा होना चाहिए, भारत के झंडे को ऐसे नहीं रखा होना चाहिए। तो या तो हम उस तरीके की मर्यादा मेंटेन कर पाए, या 6 से 10 लेटर का होना चाहिए, अच्छा सा नाम होना चाहिए। कल को आप जब एक्सपैंड करो तो आपको उसका नाम ना बदलना पड़े, फिर से आपको जीरो से मार्केटिंग करानी पड़ेगी, फिर से बूस्ट कराना पड़ेगा, फिर से ऊपर कराना पड़ेगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखो। ब्रांड बनाते समय अपने नाम को सबसे पहले उसका डोमेन चेक कर लो। आने वाला समय ऑनलाइन का है, आने वाला समय ऑनलाइन का है। ऑनलाइन पे आपको रजिस्टर कराना है, ऐसा नाम ना ले लो कि जो डोमेन पे जल्दी से अवेलेबल ना हो और उसको आपको उसकी डोमेन नेम लेने में दिक्कत आए। तो नाम ऐसा ले लो, पहले ही डोमेन पे चेक कर लो। और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता सर, 1000-2000 रुपये का खर्चा आता होगा, डोमेन नेम बुक करा के छोड़ दो। आप यूज करो मत करो, कुछ करो नहीं करो, आप डोमेन नेम बुक करा के छोड़ दो। आप इस तरीके से उसे ब्रांड की तरफ में लेके जाओ, अपने ब्रांड नेम को बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों अब इसके अलावा, ट्रस्ट के अलावा जो हमने बात की, आप अपना ब्रांड कैसे बना रहे हैं। बिजनेस ऐसा, और बिजनेस को ऐसा करो, अपने ब्रांड को ऐसा करो कि दूसरा उसमें एंटर भी ना कर पाए, घुस ही ना पाए। अभी जैसे गगन जी जोड़ में बड़ा बिजनेस, वो बड़ा बिजनेस ऐसा कर दिया कि कोई घुस ही नहीं सकता, उसका नाम ऐसा कर दिया बड़ा बिजनेस कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें करेंगे क्या क्या ये नहीं पता। विवेक बिंद्रा जी करते हैं, विवेक बिंद्रा जी करते हैं, तो बड़ा बिजनेस आपने ऐसा नाम रख दिया कि सब बिजनेस से रिलेटेड है और वो बड़ा है, तो बड़ा बिजनेस कर दिया और उसमें इस तरीके का नाम दिया, इस तरीके का टाइटल दिया, उसको रजिस्टर भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। आज उसको ना कोई ले सकता है, उस डोमेन नेम को कोई यूज नहीं कर सकता, वही यूज कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ था, हमने नवदृष्टि एक संस्था का जब डोमेन नेम लिया, रजिस्टर करा दिया, जिसके थ्रू रजिस्टर कराया था तो navdrishti.com था वो हमने डोमेन नेम ले लिया। थोड़े दिन में क्या हुआ कि वो डोमेन नेम वो कहीं एक्सपायर हो गया, यूज नहीं हो रहा था, एक्सपायर हो गया। वो जिससे कराया था उसने बताया नहीं। इतने में एक और नवदृष्टि संस्था थी, उनको पता चल गया, वो भी मेरे जानकार थे, उनको पता चल गया, उन्होंने वो डोमेन नेम ले लिया। थोड़े दिन बाद जब मेरे को एहसास हुआ कि यार ये तो निकल गया, जब मैं उसे रजिस्टर करने गया तो वो संस्था में मेरे को वो डोमेन नेम नहीं मिल पाया। तो पहले से ही उस डोमेन नेम को बुक करके रखो, नाम भी ऐसा रखो 6 लेटर में से 10 लेटर का हो, इजी हो, ब्रॉड हो। अब आपको ब्रांड बनना है, तो ब्रांड बनने के लिए सबसे पहले आप एक चीज समझो, आप ब्रांड, अब मैंने कहा कि जी मैं तो LIC का लोगो लगा के चलता हूं। देखो मैं सारी कंपनी में भी LIC का काम करता हूँ, LIC ने हमें बहुत ऊपर वो किया है। LIC का लोगो बिल्कुल लगाओ सर, बिल्कुल सारी चीज लगाओ, लेकिन एक दुकान, 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों पे चीनी बिकती है सर। इस पे ये वाली चीनी बिकती है, इस पे ये खुली चीनी बिकती है, इस पे ये बिकता है, एक पे ब्रांडेड चीनी बिकती है, नाम पैकेट पैक्ड है पूरा का पूरा, या वो दुकान बहुत अच्छी है या वो बिग बाजार है। ठीक है, आप किससे चीनी लेके आओगे? आप कौन सी चीनी लेके आओगे? चीनी तो वही है, चीनी तो वही है, लेकिन लाओगे कौन सी दुकान से? इसने भी रखी हुई है, इसने भी रखी हुई है, इसने भी रखी हुई है, एक ही ब्रांड 10 लोगों ने रखा हुआ है। आप कौन सी दुकान से लाओगे? मॉल में घुसेंगे ना उधर ही। अच्छी दुकान से लाओगे ना, मॉल में जाओगे या कहीं अच्छी शॉप से लाओगे। एक टूटी फूटी दुकान से लाते हुए भी डर लगेगा, जबकि ब्रांडेड पैकेट है, उस पर 1 किलो मिट्टी चिपकी हुई है, उसको झाड़ पोंछ के उसने ऐसी पकड़ा दी और उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है आपका। आप LIC भी बेच रहे हो तो अपने ब्रांड को अलग से, कि LIC 14 लाख लोग बेच रहे हैं सर, हमें 14 लाख की भीड़ में नहीं घूमना, हमें तो अपने को ब्रांड बना के चलना है कि LIC का मतलब अजय त्यागी, LIC का मतलब कोई LIC सोचे तो अजय त्यागी सोचे, या LIC का मतलब जैन साहब सोचे, मैडम को सोचे, आपको सोचे। तो अपने ब्रांड को इस तरीके से लेके आओ कि वो LIC के बारे में भी सोचे, तो LIC में वो 14 लाख लोगों के बारे में सोचना ना शुरू कर दे। LIC के बारे में सोचे तो नवदृष्टि के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे। तो इस तरीके से अपने ब्रांड को वो कराओ कि LIC का मतलब भी आपकी कंपनी से रजिस्टर होना चाहिए। मेरे पास भी देखो सर लगभग
2.5 करोड़ रुपए का हेल्थ का पोर्टफोलियो भी है। ऑलमोस्ट 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ऑलमोस्ट 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। 2-3 क्लेम क्लाइंट की गलती से, जिसने डिस्क्लोजर नहीं किया था, एक को ब्रेस्ट कैंसर का रिमूवल हो चुका था और एक को यूट्रस का था, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जानबूझकर, उनके 1-2 क्लेम छोड़ के बाकी 100% क्लेम हमारे पास सेटल्ड है, कोई क्लेम मेरा पेंडिंग नहीं है। तो ये भी आपको ब्रांड की तरफ लेके जाता है। आज मेरी रिटेंशन रेशियो जो है लगभग 95 से 98% की है। हमारे 100 में से 98 क्लाइंट कभी भी कहीं नहीं जाते सर, वो हमारे पास ही आते हैं। उनका हेल्थ रिन्यू होगा तो हमारे पास होगा, कोई हमारे पास ये नहीं आएगा कि सर मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया तो मैं कहीं और पॉलिसी ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं आती। आपको उस ब्रांड की तरफ में लेके जाना है चीज़ों को, तो ये ब्रांड ही काम कर सकता है। तो ब्रांड में आपको अपने को भी इस तरीके से लेके जाना, और इसमें क्या है कि आपका इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ग्रूमिंग बहुत। अब पान वाला एक, अगर मैं आज आपको कहूँ, त्यागी साहब सच सच बोलना, अगर मैं आपको कहूँ एक पान की दुकान खोल लो, खोलोगे क्या? सच बताना जैन साहब, पान की दुकान नहीं खोलोगे। लेकिन क्या सच में पान वाला आज होरीलाल एक ब्रांड बन गया है? पंचायत एक ब्रांड है सर, पंचायत कनॉट प्लेस चले जाओ, बड़े बड़े फिल्म स्टार वहाँ पर आपको पान खाने आते हुए दिखेंगे, या उनके जो सर्वेंट है वो पैक कराने लेने आते हुए मिलेंगे। वो पान वाला है सर, उसने ब्रांड बनाया। पान तो दुनिया बेच रही है, इंश्योरेंस तो सभी बेच रहे हैं, आपको अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है सर, आपको अपने ब्रांड की तरफ लेके जाना है। फ्यूचर में ये काम होने वाला है। टिक्की कितने लोग बेचते हैं? टिक्की की रेडी कौन कौन लगाएगा बताओ? गगन जी, BTW सती राम जी को मैंने बुलाया था अपने एक प्रोग्राम में। सती राम जी, हमने देखा है उस समय छोटा सा होता था, रानी बाग में सबसे पहले रेडी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, जहाँ लगाते थे भगा देते थे। तो मेरे मामा जी की ज्वेलर्स की शॉप है वहाँ पर रानी बाग में, उनका एक प्लॉट था, उसकी एंट्री गेट था। उस एंट्री गेट के बीच में आधे हिस्से में उन्होंने कहा चल यार तेरा काम हो जाएगा, तू थोड़ा सा जानता था वो उनको, कि तू यहाँ टिक्की लगा ले। तो वहाँ सबसे पहले टिक्की की रेडी लगाई थी और हम वहाँ टिक्की खाते थे। लेकिन वो उस समय भी महंगा था, लेकिन हम मोती नगर से रानीबाग टिक्की खाने जाते थे उस समय भी, जब छोटे से होते थे तब रानीबाग, मोती नगर से रानीबाग। उस समय तो कन्वेंस भी नहीं होती थी सर, साइकिल भी नहीं होती थी, साइकिल भी 50 पैसे किराए पे आधे घंटे मिलती थी और 1 रुपये किराए पे 1 घंटे मिलती थी। वो चलाइए सर हमने, मेरे को एक रेड कलर की साइकिल मिली थी, उस पर वो जो ब्रश से पेंट किया हुआ था, उसमें घंटी छोड़ के सब बजता था। जब पहली साइकिल मिली थी घंटी छोड़ के सब बजता था, जब मैं चलता था तो वैसे ही लोग साइड हो जाते, वो खड़खड़ खड़खड़ खड़ बजती हुई जाती थी। स्कूल जाता था ना मैं, तो स्कूल उसी पे जाता था। तो उसने उस समय भी उस टिक्की का, लेकिन उस टिक्की का फ्लेवर, वो उस समय भी उसके ऊपर पनीर, जब उस समय ये कंसेप्ट नहीं था सर कि टिक्की के ऊपर पनीर भी डल रहा है, इतना अच्छा सा लच्छा भी डल रहा है, अनार भी डल रहा है और इतनी सारी चीज़ें डल रही हैं, वो कंसेप्ट उसने डेवलप किया और वहाँ किया। जब हमने सती राम जी को बुलाया था तो सती राम जी ने बताया, कहते सिंगल जी ये जो जखीरा फ्लाईओवर है आज तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया, उस समय तो बहुत गंदगी थी और सिर्फ क्रिमिनल इसके नीचे रुका करते थे। कहते वहाँ पर अखबार मिल जाता तो अखबार, चटाई मिल जाती, वो कोई पुराना प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता था या कोई बोरी वोरी मिल जाती थी, तो वो कहते वो बिछा के इसके नीचे सोता था। तो जब लेटते थे तो उस समय इतना पॉल्यूशन और वो नहीं होता था, तो रात को लेटते थे तो सुबह ऊपर से हवाई जहाज कभी कभी रात को जाते हुए दिखते थे। तो दिखते थे तो ये सोचता था कि इस जीवन में इस हवाई जहाज में बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा मैं। और आज मेरी लेबर, उनकी लेबर, ये उन्होंने बताया कि उनकी लेबर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK कैटरिंग करने जाती है उनकी लेबर। तो ये ब्रांड की वैल्यू है। तो सती राम जी के लिए भी एक बार जो, तो पान वाला एक ब्रांड हो सकता है। पान वाला वो भी तो पान बेच रहा था, बेचता रहता, चौरसिया पान भंडार, ये पान भंडार, प्यारे लाल पान भंडार, रामलाल प्यार भंडार, पान भंडार। उसने अपने को एक ब्रांड बनाने की तरफ कोशिश की। हो सकता है वो सक्सेस नहीं होता, लेकिन सक्सेस हो गया तो आज वो ब्रांड हो गया। आज उसकी फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन हो रहा है सर, और भगवान ने चाहा तो फ्यूचर हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने मॉडल को फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ लेके जाएंगे, और वो फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप हो रहा है। अभी यहाँ प्रोजेक्टर नहीं है तो नहीं तो मैं लास्ट इवेंट की आपको वीडियो दिखाता। मनोज तिवारी जी जो है, अब 1-to-1 मेरे से बात होती है उनकी, और वो आए और उस दिन मोदी जी के मन की बात थी, तो उन्होंने कहा सिंगल जी, सुबह 9:30 बजे फ़ोन आ गया, सिंगल जी आज तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते आज तो मोदी जी के मन की बात है। मैंने कहा फिर सर? कह रहे मैंने क्षेत्र में कार्यक्रम रखा हुआ। मैं कहा सर मेरे तो चीफ गेस्ट आप हो।
कह रहे यार फिर मैं ना वापसी आ जाऊंगा। मैं कहा सर आपका वापसी का मेरे को पता है, एक बार एरिया में चले गए, किसने पकड़ लिया, आप तो वहीं रुक जाओगे, मेरे तो चीफ गेस्ट आप, वो प्रोग्राम खराब हो जाएगा। कहते फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा मोदी जी तो हमेशा मन की बात करते हैं, आज अपने मन की बात यहाँ पर रख के कह दो। कहते यार ये बात सही है। तो 11:30 बजे का टाइम था उनका, 11:30 का टाइम था, 11:45 10:30 बजे कह रहे मैं 10:30 आ रहा हूँ। मैंने कहा 10:30 तो मैंने लोग बुलाए हैं। तो कहते नहीं मैं आ रहा हूँ। 11:45 बजे जब आए तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हॉल में एक भी सीट खाली नहीं थी कि सीट खाली हो और वहां पर कोई ना बैठा हो। जिस समय 11:45 बजे मनोज तिवारी जी आए और उस सीट पे कौन कौन लोग बैठे थे, हम यहां पर आने में दिक्कत होती है, सुबह उन सीटों पे कौन लोग बैठे थे? बीकानेर वाला जो 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का एम्पायर है, उसका मालिक नवरत्न अग्रवाल वहां बैठे हुए थे। सतमोला ग्रुप 1,000 करोड़ रुपए से है, उसके ऑनर वहां बैठे हुए थे। फ्रेंचाइजी बताओ के ऑनर थे। एकड़ एंड इंचेस रियल एस्टेट में काम करता है, जिसके 10,000 चैनल पार्टनर्स हैं, उसके ऑनर वहां बैठे हुए थे। प्राइमा ग्रुप जो 500 करोड़ रुपए का, उसके ऑनर वहां बैठे हुए थे। एक हिंदुस्तान प्लास्टिक करके कंपनी है जो मशीनरी बनाती है, 5 एकड़ में तो एक फैक्ट्री है उनकी, बाकी जो और हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके के लोग वहां पर बैठे हुए थे और वो बैठकर वो वेट कर रहे थे वहां पर। और उस समय 10:30 बजे वो लोग आ चुके थे, 10:30 के टाइम पे। तो ये उस ब्रांड की और उस पावर की ताकत है कि वो सारे लोग, वीडियो यहाँ चल नहीं सकता अभी, इसमें नेट का दिक्कत है, लेकिन मैंने ग्रुप में डाला है, आप उस वीडियो को देखना। सारे ब्रांड अपने आप में स्टेज पे मैंने उनको रैंप वॉक तक कराई है और वो रैंप वॉक कर रहे हैं हमारे कहने पे। तो ये उस ब्रांड की ताकत है सर। संजय सिंघल तो बहुत छोटा सा आदमी है, उसकी ताकत नहीं है, लेकिन वहाँ तक लाने के लिए जब इस क्लब को हमने बनाया था, एंटरप्रेन्योर क्लब को, तो सिर्फ 10 लोग थे और 50 की 40 की मिनिमम एमजी मिलती थी। तो 50 की एमजी पे 40 लोग हम फ्री वाले बुलाते थे। तो आज वहां पर पिछली बार 250-250 लोग थे, जिसमें से लगभग 200 के आसपास में हमारी फूड प्लेट्स लगी थी मेरिडन में। तो यानी कि वो प्रोग्राम लगभग 10 से 12 लाख रुपए का एक सिंगल प्रोग्राम होता है। तो ये ब्रांड की ताकत थी सर। आप अपने को ब्रांड की तरफ लेके जाओ। मैं हमेशा यही कहता हूँ सर, ब्रांड की तरफ लेके जाओ। ब्रांड ने क्या दिया मैं बताता हूँ सर। मैंने कंपनी रजिस्टर कराई, लोगो रजिस्टर कराया, स्पिरिचुअल सारी चीज़ें वो फाइनल करी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से सर, अब टाटा में काम करते हो आप, ठीक है, आप एक बार, और भी कई सारे लोग करते हैं, वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में हमें 1 साल हुआ है बिजनेस एसोसिएट मॉडल पे काम करते हुए। नॉर्थ इंडिया में आपकी टीम, आपके भाई की टीम नंबर 1 पे 737% की ग्रोथ के साथ नंबर 1 पर थी। पहले साल में ही हमारी टीम से 5 MDRT प्रोड्यूस होंगे सर, 5। और इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम जो मेरी एवरेज मेंटेन हो गई है लोअर साइड, उस मॉडल पे लोअर साइड, जो भी भाई आके मेरी उसमें मैं SMS दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कहना बहुत आसान है कि मैं प्लेटफॉर्म पे, जो भाई मेरा ऑफिस मोस्ट वेलकम है। अभी एक और ऑफिस ऊपर ओपन हो रहा है, तो जो डैंग साहब कह रहे थे मैं बिजी चल रहा था, तो वो यही है कि एक और ऑफिस लिया है, वो ओपन हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, नीचे वाले में भी चल रहा है, घर पे भी चल रहा है, तो वो सारा का सारा, तो एक और ऑफिस हमने ओपन किया है। और मैं दिखा सकता हूँ कि इस बार हमारी कंपनी की जो इनकम होगी उस वाली, मैंने फर्म बनाई, फर्म रजिस्टर कराई, नहीं तो मेरे को बाद में करानी पड़ती, वही फर्म मेरे काम आ गई, और उसमें 3 साल पुरानी दिखाई दे रही थी। आज आप बताओ, तो आज उसकी जो इनकम होगी मिनिमम 50 लाख रुपीज उसकी पहले साल की इनकम होगी सर। और मेरा टारगेट है, मेरा मिशन है, और आपका आशीर्वाद, आपका साथ रहा, अगले साल ये इनकम 1 करोड़ प्लस का मेरा टारगेट है। पिछले दिनों जो लोगों ने कहा कि यार तुम कहाँ बिजी हो सकता है मेरा पर्सनल बिजनेस मैंने थोड़ा सा कम किया हो, लेकिन कंपनी के बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि अगले साल की पर्सनल बिजनेस में भी COT होगी मेरी, और डबल COT होगी सर, गारंटी करके जा रहा हूँ मैं, स्टेज से कह के जा रहा हूँ। और अगले साल मेरी कंपनी की इनकम, जो नवदृष्टि की बिजनेस इनोवेशंस वाली कंपनी है, कंपनी 2-3 है नवदृष्टि के नाम से, तो नवदृष्टि बिजनेस इनोवेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर में करता हूं, 1 साल के अंदर अंदर अगले फाइनेंशियल ईयर की इनकम 1 CR किसी भी रूप में क्रॉस होगी और गारंटीड होगी। और ये सिर्फ पावर आपके ब्रांड की है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। आप सर ब्रांड पे काम करो, खुद पे काम करो, स्किल्स पे काम करो। सर हमारे पास टाइम हो गया क्या है? अभी 10 मिनट है,
तो थोड़ा चर्चा कर 10 करोड़ वाला। हाँ, 10 करोड़ की भी चर्चा करूंगा सर। 10 करोड़ की पॉलिसी पे आता हूँ। चलो मैं पहले 10 करोड़ की ही बात करता हूँ सर, कहीं टाइम वो ना हो जाए। 10 करोड़ की पॉलिसी थी। मैं, हमारे एक दोस्त है, ऐसे ही दोस्ती भी ऐसे ही हुई, इसी सोशल सर्कल से दोस्ती हुई। बहुत बड़े बिल्डर हैं, 500 से 1000 करोड़ रुपए के हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और स्कूल भी है उनका, और भी 2-3 माइंस है उनकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सबसे छोटी पॉलिसी थी उनके हिसाब से बेची थी हमने। उनके यहाँ प्रीमियम जा ही रहे थे, और सब कुछ कभी ऑब्लिगेटरी इसको दे दिया, कभी इसको दे दिया, कभी इसको दे दिया। एक दिन हम बैठे थे, बैठे जैसे ही मैंने इंश्योरेंस की बात शुरू हुई, कहते संजय भैया आपकी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। मैंने कहा फिर? कहते यार इंश्योरेंस की बात मत करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार ऑब्लिगेटरी ना बहुत सारी ले रखी है। मैंने कहा ठीक है सर, आज के बाद नहीं करेंगे। बात हो गई सर, सारी बात हो गई। हम भी इंतजार करते रहे, चलो कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, बड़ा आदमी है तो कभी तो हम भी बड़े होंगे। एक देखो, एक खासियत सुनो, एक खासियत अपने प्रोफेशन की ओर सुनो। आप कभी कोल्ड कॉलिंग करके देखो, वो जैसी LIC बोलोगे वो फोन खट से पटक देगा। जिस दिन आपने उसका एक स्कूटी का इंश्योरेंस कर दिया या 500 रुपए की PI की पॉलिसी कर दी, उसके बाद फोन करो, वो आपसे बात करता ही नहीं करता। ये हमारे बिजनेस की ताकत है सर। आप उसे क्लाइंट बना लो कैसे भी। हम भी इंतजार करते रहे, चल दोस्ती तो है ना, राम से बड़ा राम का नाम, कोई बात नहीं, ऐसे नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उसी में खुश हैं सर। पैसा थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, ब्रांड तो है ना, तो उसी में खुश हैं। और भगवान सब कुछ दे रहा है सर, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मौज है। अभी आपके भाई ने 750 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस, क्योंकि आने वाला फ्यूचर नोएडा का बहुत ब्राइट है, 750 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस मैंने भी नोएडा बुक कराया है सर। और भूटानी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है साइबर थम करके, जो 2 टावर 50-50 फ्लोर के हैं, और मलेशिया के टावर की तरह है, मलेशिया ट्विन टावर की तरह है, या बुर्ज खलीफा। और 2 टावर आ रहे हैं, और उसके बीच में 2 लाख स्क्वायर फीट का है, बीच में हैंगिंग मॉल है ग्लास का राउंड में। वो उसके अंदर 5 कोवर्किंग स्पेस के हिसाब से है, तो 5 कोवर्किंग स्पेस अभी मैंने बुक कराए हैं। ये इस ब्रांड की ताकत है सर। तो जब मैं उनके पास बैठा था, ऐसे ही लोगों की ताकत है सर, कहीं ना कहीं से यही लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। ये मेरे इसके एंटरप्रेन्योर क्लब के मेंबर भी हैं। तो जब बातचीत हुई, तो बातचीत एक दिन बैठे थे लगे हुए, मेरे को सुबह ब्रेकफास्ट पे हुए, संजय भैया आ जाओ कल बैठेंगे, बहुत दिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। मैं अगले दिन पहुंच गया, मैंने कहा जी आ जाता हूँ। अगले दिन चाय पे बुला लिया, 11 बजे के आसपास मैं पहुंच गया, चाय पी रहे हैं। अब ये आ गया, अब वो आ गया, अब अकाउंटेंट आ गया, अब सब कुछ आ गया, तो सारी चीज़ हो रही थी। फिर क्या हुआ, लंच भी कर लिया, लंच के बाद भी यही चलता रहा, शाम की चाय भी पी ली। शाम को जब मैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मैं कहा सुबह से बैठा हूँ, ढंग से बात भी नहीं हो पाई, और मैं बैठा हूँ इतनी देर से, मजाक होता रहा सबके, और कभी चाय आ गए, कभी फ्रूट्स आ गए, कभी कुछ आ गया। अच्छा और क्या लोगे? अरे भाई कितना खाऊंगा मैं, हमारी सेहत वैसे ही कम है, ठीक है, और बढ़ जाएगी। तो शाम को मैं कहा सर सारा दिन ऐसे ही चलता है? कहते संजय भैया काम है। मैं कहा सर उस दिन तो आप कह रहे थे बहुत पैसा है, इतनी मगजमारी है, इतना सब कुछ है, तो सब कुछ है। तो कहते यार पैसा अगर काम नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे? मैं कहा सच में पैसा बढ़ाना चाहते हो? कहते हाँ बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कहा अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बिजनेस आपने शुरू किया था, फादर ने शुरू किया था? कह रहे फादर ने थोड़ा सा शुरू किया था, बाकी सारा मैंने किया। मैं कहा कितने साल हो गए? कह रहे लगभग 35 साल तो हो गए इस बिजनेस में। तो मैंने कहा 35 साल में यहाँ पहुँच गए? हाँ। मैंने कहा अब इसको डबल करना हो तो कितने साल में पहुँचोगे? तो कहते भाई 10 साल तो लग जाएंगे इसको डबल करने में। मैंने कहा अगर 1 साल में कर दूं तो? सोचने लगे, कहते सिंगल जी मजाक कर रहे हो। मैं कहा सर मजाक कर रहा हूं तो आपका जूता और मेरा सिर, और मजाक कर रहा हूं तो जो पेनल्टी आप डालोगे सारी पेनल्टी मेरी, पेनल्टी आप अभी डिसाइड करो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो पेनल्टी डिसाइड करनी हो डिसाइड कर लो। कहते अच्छा बताओ। मैंने कहा सर अच्छा एक चीज़ बताओ कि आपको आपका पैसा डबल कितने उसमें कर दूं? कहते भाई 1 साल में। 1 साल में कहा है आपने? तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा सर अच्छा अगर मैं 1 साल में पैसे डबल करूंगा, मैं मेहनत तो करूंगा ही ना कुछ खर्चा भी होगा, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? कहते जितने आप कहोगे। मैं कहा नहीं फिर भी पता तो चले। कह रहे चलो आधे आपके आधे मेरे। अब उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कहते आधे आपके आधे मेरे। मैंने कहा ठीक है पक्का? कह रहे हाँ पक्का। मैं पेपर पे कुछ लिखने लगा। मैं कहा सर एक बात पूछूं? मैं कहा मुझे पता है आप 50 पे ना मुकर जाओगे, अब इतने बड़े आदमी को कह दो कि मुकर जाओगे। मैं कहा सर 50% पे आप मुकर जाओगे? तो कहते फिर? मैं कहा 25 दे दोगे? कह रहे जब 50 दे रहा हूँ 25 ले लेना, 25 दे दूंगा मैं। फिर मैं लिखने लगा। मैं कहा सर अच्छा एक अब पूछूं? कहते क्या? मैं कहा 10 दे दोगे? मेरी शक्ल देखने लगे। मैं कहा 10% दे दोगे? मेरी शक्ल देखने लगे।
तो कहते यार सिंगल जी समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं कहा ठीक है सर, अब कन्फर्म रहा, अब नहीं बोलूँगा। कहते ठीक है। फिर शुरू करी। मैंने कहा अच्छा सर मैं बताता हूँ, बिजनेस का बताओ, ये बताओ वो बताओ। मैं कहा सर एक चीज़ पूछूं? कहते एक चीज़ बताओगे? कहते क्या? मैं कहा 5 दे दोगे? तो वो इरिटेट हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे थे। कहते सिंगल जी आप ना मेरे साथ खेल रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो दोस्त हैं तो कह भी कुछ नहीं सकते, आउटसाइडर होता तो उठा के बाहर फेंक देता। भाई दबंग आदमी है, जब वह उसकी माइंस है उसमें 50 तो गनमैन चलते हैं वहाँ पर साथ में। तो क्योंकि माइंस का काम टेढ़ा होता है, बाहुबलियों का काम है माइंस का, तो वो भी बाहुबली आदमी है वैसे तो मैं कहा 5 दे दोगे? कह रहे हाँ दे दूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, पर कह रहे आप मत बोलना। मैं कहा ठीक है, ज़्यादा देना चाहते हो दे दो, कुछ कम हुआ तो मैं बता दूंगा, तो नेगोशिएट कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे नेगोशिएट, तो मैंने कर लिया। मैंने उन्हें कहा सर मैं आपकी इनकम को, आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है? उन्होंने बताया, कुछ कम करके बताई, सब कुछ बताई। मैं कहा सर एक काम करो, आपकी वर्किंग कैपिटल इतनी है, 25 करोड़ रुपए की आपकी वर्किंग कैपिटल मान ली मैंने। इस वर्किंग कैपिटल को अगर मैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करने में तो पैसे ज़्यादा लगेंगे ना, खर्चा बहुत आएगा। तो कहते अच्छा। मैं कहा वर्किंग कैपिटल को डबल करते हैं। कहते ठीक है। मैंने कहा आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है? तो घुमा फिरा के कम से कम उन्होंने 25 करोड़ रुपए की बताई। मैं कहा सर एक काम करते हैं, मैं इसको, इस वर्किंग कैपिटल को डबल करता हूँ, लेकिन आप मुझे 5 की जगह भी 2% दे देना। तो अब वो मेरी शक्ल देख रहे, कह रहे वर्किंग कैपिटल 2, बताओ तो सही कहानी क्या है, 2 लो 5 लो कुछ भी लो, मेरी जान छोड़ो, बताओ तो सही क्या करोगे। मैं कहा सर एक काम करते हैं, आपके यहाँ एवरेज एज कितनी है डेथ की? कह रहे यार 75-80 के आसपास सब निपट जाते हैं। मैंने कहा आप भी निपट जाओगे इसका मतलब? कहते हाँ निपट जाऊंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, आपसे 10 करोड़ रुपए का एक टर्म प्लान मैंने उन्हें प्रोजेक्ट किया। 25 करोड़ का बताया था, लेकिन वो प्रीमियम की वजह से थोड़ा सा वो हो गया। 25 करोड़ रुपए का ये प्लान बनाता हूँ सर मैं आपका। आज से ही मैं आपसे इसकी 5% भी नहीं सर, मैं 1% की कॉस्ट लूंगा आपसे। टर्म प्लान का प्रीमियम कितना आता है? लगभग 1% के आसपास आता है। मैंने कहा सर 1% प्रीमियम लूंगा और 12 ही साल तक लूंगा मैं सिर्फ आपसे। 1% का प्रीमियम लूंगा, 12 साल तक लूंगा, और ये इस 12 साल के बाद पैसे भी लेने बंद कर दूंगा। आज मैंने 1% लिया तो कितना लिया? कितना लिया? अगर 25 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए लिया सर, 25 लाख रुपए मैं आपसे लूंगा, मेरी कमीशन का होंगे वो पैसे। और चलो वो भी नहीं ले रहा सर मैं आपसे, वो भी कंपनी को दे रहा हूँ, मेरे को तो मजदूरी मिलेगी सर। मैंने कहा मेरे को तो उसमें से भी मजदूरी मिलेगी। आपने तो 5%, 10%, 50% की बात कही है, मैं तो सिर्फ 1% मांग रहा हूँ, वो भी कंपनी के खाते में दे दूंगा। आपको 85 साल तक कुछ हो गया तो हमारी कंपनी आपको 25 करोड़ रुपया देगी आपकी फैमिली को, और नहीं हुआ तो हम ये सारा पैसा वापसी कर देंगे आपको। तो उनको ये प्लान बहुत अच्छा लगा, और उसी समय सेम डेट में मैंने उनको टैक्स का बताया कि टैक्स कैसे बच सकता है कीमैन में देके, और कैसे हो सकता है, वो उन्होंने ले लिया, कीमैन में वो दिखाया। इमीडिएटली सेम डेट में अगले दिन सुबह मुझे बुलाया। पहले उसी दिन मैंने कहा आज चेक बनाओ, आज नहीं, चेक तो आज बनेगा। तो कहते यार अब तो सीए जाने वाला है। मैंने कहा जाने वाला हो तो आपने कहा था, या तो अब कह दो मैं अपनी बात से मुकर गया। कहते नहीं नहीं ऐसे कैसे कह दी, बुलाओ सीए को। फ़ोन मारा, ले सीए साहब आ गए, अभी सिंगल जी को किस नाम में कह रहे हैं चेक बनाओ। मैंने चेक लिया, जेब में डाला, मैं अपना नमस्ते। अगले दिन मैं और कंपनी के जोनल हेड और क्लस्टर हेड वहाँ पर पहुँचे, और सेम डेट में हमने लंच तक सारे पेपर पूरे किए, चाय भी की, नाश्ता भी किया और खाना भी खाया। खाना करके सारे पेपर लेके स्टैम्प वैम्प साइन वाइन सब करवा के अपने घर पे, और पॉलिसी सेल हो गई सर। तो आप ऐसे 10-10 करोड़ की पॉलिसी, 10 करोड़ की सेल हुई। 25 लाख का प्रीमियम ज़्यादा लग रहा था उन्हें। मैंने कहा चलो अभी जुड़े हैं ना, जोड़ने में, नहीं तो मैं भी ये कह देता सर अभी तो इतने पैसे देने को तैयार थे, अब 25 लाख में प्राण निकल गए। तो ऐसे कहा, तो ऐसे 10-10 करोड़ की पॉलिसी सेल हुई सर। पॉलिसी और भी तरीके से सेल हो सकती है जब आप ब्रांड बनोगे अगला, क्योंकि आज टाइम की लिमिटेशन है। 2-3 बड़ी पॉलिसी और कैसे सेल हो सकती हैं, ये कैसे की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भी इसके लिए मैंने पीछे भी इस बार इसको कंप्लीट करने के लिए, इस पूरा स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, जिससे कि कैसे लोगो रजिस्टर होगा, कहाँ से लोगो रजिस्टर होगा, नाम कैसे चूज करना है आपको, ब्रांड कैसे बनाना है, एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, प्रीमियम कैसे उठाना है, और क्या क्या करना है। आज मैं पब्लिकली जब अनाउंस करके जा रहा हूं कि अगले साल की, इस साल की इनकम 50 लाख, कभी भी आके देख सकते हो, उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी। नहीं तो मैं भी दिखा दूंगा। इस बार का मेरा जो कमीशन है, सिर्फ कमीशन, एक अकाउंट में 3 लाख रुपए और एक अकाउंट में 7.25 लाख रुपया आया हुआ है। वो 1 महीने का है, पिछले महीने का है सर।
वहाँ तक मैंने फिर भी आपको कंपनी जो बनाई, कंपनी की इनकम जो मैंने पर्सनल कोड में करता हूँ वो नहीं, जो मैंने कंपनी बनाई उसकी इनकम को कैसे लेके गया, कहाँ कहाँ से। ज़रूरी नहीं है सर, देखो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही प्रोडक्ट को बेचूँ, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर पहले लाल और नीली दवाई हुआ करती थी सर, जो गया उसके लाल दवाई लगा दी, जो गया उसके नीली दवाई लगा दी, ऐसे होता था। डिस्पेंसरी हुआ करती थी, हॉस्पिटल हुआ करते थे, क्या आज वो लग सकती है क्या? आपको पेट में दर्द है तो भी सैरिडोन दे दी, सर में दर्द है तो भी सैरिडोन दे दी, आपको कहीं भी दर्द है तो भी सैरिडोन दे दी, बुखार है तो भी सैरिडोन दे दी। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक जसपाल भट्टी का, एक 2 मिनट और ले रहा हूँ सर, एक जसपाल भट्टी का वो सुनाता हूँ सर मैं आपको। जसपाल भट्टी का एक छोटा सा सीरियल था, उसमें वो है। एक बार एक क्या होता है, जसपाल भट्टी साहब डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर के साथ अब साहब गए, दुबे साहब गए कि जी मेरे दांत में दर्द है, तो चलो भाई चलो चलो इसके टी शर्ट उतरवाओ और इसके इंजेक्शन लगाओ और इसे वहाँ कमरे में बिठा दो। फिर भाई साहब गए, इन्होंने कहा जी मेरे पेट में दर्द है, इनकी भी टी शर्ट उतरवाई, इंजेक्शन लगाया, बिठा दिया। फिर जैन साहब की बारी आ गई, फिर राठौड़ साहब आ गए, राठौड़ साहब को भी बिठा दिया। इतने में एक आदमी आ गया, तो वो पहुँचते उसे भी टी शर्ट उतरवाई और बिठा दिया और इंजेक्शन लगा दिया। तो वही वाला एक इंजेक्शन सबको लगाए जा रहे थे। तो इतने में एक ने वो आया अंदर, कहता यार मेरे को तो दांत में दर्द था तो भी मेरे को इंजेक्शन, टी शर्ट उतार के इंजेक्शन लगाने का क्या मतलब है? टी शर्ट उतारी और इंजेक्शन लगा दिया। तो जो साथ में भाई साहब बैठे थे कहते भाई साहब आपके दर्द तो था, मैं तो पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी देने आया था, मेरी भी टी शर्ट उतार के इंजेक्शन लगा दिया। तो ऐसा तो नहीं है, हम अपने क्लाइंट के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे ना। आपने कहा ना जैसे मैंने वो विकास पत्र या कौन से दिए, सर क्लाइंट को, क्लाइंट की, चेतन जी कई बार प्लेटफॉर्म से कहते हैं ठीक है अपने प्रोडक्ट के लिए डोंट फाइंड क्लाइंट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, है ना, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स, उसके बेनिफिट के लिए क्लाइंट ढूंढो। आपके लिए कौन सा आदमी अच्छा है, आपको जो आपकी, अच्छा आपको भूख लग रही है सर, आपको भूख लग रही है और मैंने 3 गिलास जूस के या पानी के रख दिए, अब बताओ मैं अच्छा हूं या खराब हूं? पानी अच्छी चीज है या नहीं है? जीवन के लिए जरूरी है या नहीं है? सबके लिए जरूरी है, लेकिन पानी पिलाने के गिलास, पानी के गिलास रख दिए, लग तो भूख रही थी, तो आप क्या करोगे? आप सुबह से बिठा रखा मैंने आपको, भाई साहब लंच करोगे, हाँ लो जी पानी का गिलास, मैं पानी का गिलास रख दूं, आप क्या कहोगे थोड़ी देर बाद मुझे? तो हमें क्या करना है, हमें उसको सिर्फ भूख के टाइम पे, जब उसे भूख लग रही है तो उसका पेट खाने से भरेगा, जब प्यास लग रही है तो उसका पेट पानी से भरेगा, हमें उसको सिर्फ वही चीज़ देनी है। तो दोस्तों ब्रांड के ऊपर आज थोड़ा समय कम था, और भी कुछ चीज़ें थी जो ब्रांड एम्बेसडर आपको कैसे बनाना है, आपको किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, बी द ब्रांड एम्बेसडर एक सेशन है जो अभी मैंने लिया था, बी द ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज थी उनके सामने लिया था, और जो ये मैंने नाम बताए और हॉल खचाखच भरा था, उसका टाइटल था बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। पहले ब्रांड बनाओ, फिर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाना है, आपको बनना है तो आपको कैसे बनना है और क्यों बनना है, तो वो उसके ऊपर में पूरा का पूरा सेशन है, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। बड़ा बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है सर? गगन जी, बड़ा बिजनेस का, फेसबुक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी एक कंपनी है अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स, 5,000 करोड़ रुपए का एम्पायर है। रमेश जी आए हुए थे अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे, सेशन देके गए। कंपनी 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, 2 भाई थे, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, लेकिन उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? पहले से किसकी फोटो लगी होती थी? रमेश जी की। तो रमेश जी को सिर्फ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ही लिखना पड़ा, जबकि उनके बड़े भाई को लिखने पड़ा अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स बड़े भैया, कि भाई बड़ा मैं हूं, मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। रमेश अग्रवाल जी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने खुद को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। एमडीएच के वो थे, महाशय जी थे, 94-95 की एज पे गए हैं, ठीक है। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था एमडीएच का? वो खुद थे ब्रांड एम्बेसडर, बाकी तो हायर किए हुए सबॉर्डिनेट्स होते थे। तो आपको, आपकी एक तो कंपनी को ब्रांड कैसे बनाना है, आपकी कंपनी से आपको ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाना है उसका, तो इसके ऊपर में कभी फिर मौका मिलेगा, फिर चर्चा करेंगे। और समय की सीमा है, 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। तो
इन चीज़ों के ऊपर में आप थोड़ा सा फोकस करो। आने वाला समय यही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री चेंज हो रही है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। ऐसा ना हो कि उस समय एकदम से झटका लगे, क्योंकि उस समय फीस भी बढ़ चुकी होगी रजिस्टर कराने की, उस समय लोग भी बहुत होंगे रजिस्टर कराने वाले, बहुत सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। तो मैं ये लाइनें कई बार वो कर चुका हूँ, फिर भी मेरे को अच्छी लगती है, मोटिवेट करती हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। दुनिया से हट कर चलना पड़ेगा दोस्तों। अलग से कंपनी, भीड़ कहेगी यार क्या पागल हो गया, क्या ब्रांड बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कुछ नहीं रखा, सिर्फ पॉलिसी बेच और काम कर। पॉलिसी बेच के सर वही उतना ही मिलेगा जितना आज मिल रहा है। जब तक उसे कंपनी आपको, आप में से किस किस की सीसी लिमिट है? सीसी लिमिट समझते हो? बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट। ओडी लिमिट किसकी है? क्यों नहीं है? इंडिविजुअल को नहीं मिलती सर, कंपनी बनती है, कंपनी को मिलती है। आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट्स भी, हमारी कंपनी भी एमएसएमई के अंडर में आएगी, तो एमएसएमई की स्कीम्स किसको मिलेंगी? इंडिविजुअल एजेंट को नहीं मिलेगी सर, वो उसको मिलेगी जो कॉर्पोरेट के रूप में काम कर रहा होगा, जिसकी कंपनी रजिस्टर होगी। लोन उसको मिलेंगे, सीसी लिमिट मिलेगी, ओडी लिमिट मिलेगी, एमएसएमई से जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा सर। आप उस सेगमेंट में आओगे तो कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीग पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य है सामने बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर। इंप्लीमेंट करना, सिर्फ यहां से सुन के चलेगा उससे कुछ नहीं होगा सर। ये होगा यार वहां गए थे एफपीआरटी में कुछ भी नहीं मिला, काम ही नहीं हुआ। काम होगा कैसे? अप्लाई नहीं किया सर। तो सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मेहनत मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते थे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से बात करें। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब जनगण मन स्टार्ट करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलज तरंग। जब शुभ नामे जागे जब शुभ हास समागे। गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन्म जय 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 हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।